students. I am Jyoti Sharma. On behalf of University of Technology, today I am going to discuss a subject pedagogy. Pedagogy or a computer science pedagogy. As you all are preparing for the upcoming computer teacher exam, बहुत अवेटेड वैकेंसी है ये, सब लोग बहुत टाइम से इसका इंतजार कर रहे थे कि ये वैकेंसीज आने वाली हैं एंड हमें इसको फाइट करना है एग्जाम्स को, तो वैकेंसीज आ गई हैं। तो इसका अगर आपने सिलेबस देखा हो तो फर्स्ट टॉपिक ही आपका बेसिक कंप्यूटर टीचर का जो सिलेबस है उसमें फर्स्ट टॉपिक ही आपका पेडागोजी है। ठीक है, पेडागोजी को उन्होंने ब्रीफ नहीं करा है, आगे उसको एक्सप्लेन नहीं करा है उसमें क्या क्या टॉपिक्स आ रहे हैं और क्या आ रहे हैं। तो इसलिए इसमें हम अभी जो लेक्चर हम लेने जा रही हूँ मैं आपका, इसमें हम पेडागोजी भी पढ़ेंगे और कंप्यूटर साइंस पेडागोजी भी पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। So let's start with the word pedagogy. What is pedagogy? Pedagogy क्या है, कंप्यूटर साइंस पेडागोजी क्या है, और ये कंप्यूटर टीचर वैकेंसी में एक सिलेबस एक सब्जेक्ट क्यों ऐड किया गया है। तो पेडागोजी जो स्टूडेंट बीएड करते हैं, जो एजुकेशनल फील्ड से रहते हैं, उन्हें पता है। एक सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो पेडागोजी क्या है, द वे ऑफ टीचिंग। द वे ऑफ टीचिंग, हम कैसे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, किस मेथड से पढ़ा रहे हैं, हमारा और हमारे स्टूडेंट के बीच का क्या कम्युनिकेशन है, हमारा स्टूडेंट हमारी बातों को समझ रहा है, नहीं समझ रहा है, उसका लेवल, उसके लेवल पे जाके चीजों को समझाना। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ पेडागोजी। द मेथड and practice of teaching, especially as an academic subject or a theoretical concept. In other words, like चलिए फर्स्ट लाइन जो थी वो थी द मेथड एंड प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग। द मेथड एंड प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग का मतलब क्या है कि मैं आपकी क्लास में आई, मुझे आपको आज लूप समझाना है, तो पहले मैं आपके सामने एक बेस क्लियर करूंगी कि लूप लैंग्वेज क्या है वो आपको पता है, उसके बेसिक फंडामेंटल्स आपको पता होने चाहिए। अगर हमारा बेसिक कंसेप्ट क्लियर है देन विल गो फॉर द लूप, कि अब हम लूप को पढ़ेंगे, उसको समझेंगे कि कैसे हमें उस पे आगे प्रोसीड करना है। ओके, सेकेंड, इन अदर वर्ड्स अगर हम बात करें कि पेडागोजी को हम और क्या कह सकते हैं, इन अदर वर्ड्स पेडागोजी इज अ टर्म दैट रेफर्स टू द मेथड ऑफ हाउ टीचर्स टीच इन थ्योरी एंड in practice. Pedagogy is formed by an educator's teaching belief and concern the interplay between cultural and different ways to learn in order to help student to build a prior learning meaningful classroom relationship must exist. जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि आपका और आपके स्टूडेंट का कम्युनिकेशन, आपका बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। आप क्लास में जा रहे हैं, आपका वे ऑफ टीचिंग ऐसा होना चाहिए कि आपके स्टूडेंट का आपकी क्लास में इंटरेस्ट क्रिएट रहे। अब क्योंकि हम लोग स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं, आजकल के स्टूडेंट्स भी बहुत हाईटेक हो गए, तो उनका इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए हमें जिन मेथड्स और ट्रिक्स का यूज करना होता है वो आगे हम सब इस लेक्चर में पढ़ेंगे। नाउ लेट्स गो फॉर अ सेकेंड स्लाइड। एम ऑफ पेडागोजी। पेडागोजी को क्यों लाए या इसका रीजन क्या था, इसका एम क्या था, तो लेट्स स्टार्ट विद द स्लाइड। द मेन एम ऑफ पेडागोजी इज टू बिल्ड on previous learning of the students and work on the development of skill and attitude of the learners. अब हम हमारे स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं, ठीक है, लेकिन हमारा स्टूडेंट उस चीज को पढ़ने के बाद उसका वो स्किल डेवलप ही नहीं हुआ, तो क्या हमारा पढ़ाना यूजफुल है? नहीं है। हमें हमारे स्टूडेंट्स को इस तरीके से, इस डेडिकेशन से पढ़ाना है कि आज हमने उन्हें कोई सब्जेक्ट पढ़ाया है। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम अ टीचर, इफ आई एम अ इंग्लिश टीचर, तो मेरा स्टूडेंट इतना कैपेबल होना चाहिए मेरे सेशंस के बाद कि वो जाकर इंग्लिश में एटलीस्ट अपना इंट्रोडक्शन तो दे सके, तभी मेरा पढ़ाना वर्थफुल हुआ। अदरवाइज तो फिर मैंने जो 45 मिनट्स या 50 मिनट्स का लेक्चर लिया तो वो क्या है, वो कुछ नहीं, मैंने जाके बस डिलीवर करा और एक अपनी ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी कंप्लीट कर दी, मेरे स्टूडेंट का तो कोई स्किल डेवलप हुआ ही नहीं, तो वो चीज नहीं है।
एम ऑफ पेडागोजी क्या है? एम ऑफ पेडागोजी यही है कि जब आप क्लास में लेक्चर डिलीवर कर रहे हैं तो आपका 100% फोकस ये होना चाहिए कि आपके स्टूडेंट्स का स्किल डेवलप हो, आपके स्टूडेंट में लर्निंग एटीट्यूड तो अगर मैं आप लोगों से कहूँ तो हर एज में होना चाहिए। लाइक अगर मैं आज 10 years एक्सपीरियंस्ड हूँ, मैं 10 साल से पढ़ा रही हूँ कॉलेज में, तो लेकिन मुझ में अभी भी लर्निंग एटीट्यूड है, बिकॉज क्योंकि अगर हमने हमारे अंदर से लर्निंग एटीट्यूड खत्म कर दिया, हमें लगा कि हमें सब आ गया है, तो फिर हम कुछ आगे अचीव या अच्छा नहीं कर पाएंगे। बिकॉज हमेशा कई बार हमारे स्टूडेंट्स हमें कई अच्छी चीजें सिखा जाते हैं, कई बार कोई रास्ते में हम जा रहे हैं, हमारा लर्निंग एटीट्यूड है, किसी को हमने देखा, तो हमारा अगर लर्निंग एटीट्यूड हमसे पूछेंगे ना कि आपने कैसे करा। मेरी डॉटर है, वो पजल सॉल्व करती रहती है, मैंने बहुत बार कोशिश करी बट आई डिडंट, कि मुझसे वो सॉल्व नहीं हुआ, बट वो करती है, तो मुझे बहुत क्यूरियोसिटी थी कि वो इतनी छोटी सी है और वो इतनी इजी गोइंग में, तो कुछ ना कुछ तो ट्रिक्स होंगी ना उसके, हैक्स एंड ट्रिक्स जिससे वो करती है। तो मैंने उससे ये चीज पूछी, क्यों पूछी? बिकॉज मुझ में लर्निंग एटीट्यूड है। मैं ये नहीं है कि मैं इतनी बड़ी टीचर हूँ या मैं इतने टाइम से पढ़ा रही हूँ तो मैं एक छोटे से बच्चे से ये चीज कैसे पूछूं, मुझे नहीं पूछना चाहिए, तो ऐसा कुछ मुझ में नहीं है, मुझ में लर्निंग एटीट्यूड है। तो मैंने मेरी डॉटर से इस चीज को पूछा। तो लर्निंग एटीट्यूड हमारे स्टूडेंट्स में भी होना चाहिए और हम में भी, हमारी लाइक फैकल्टीज जो हम हैं और जो हम बनने जा रहे हैं, इस एग्जाम को फाइट करके हम एक टीचर बनने जा रहे हैं, तो जिस प्रोफेशन में हम जा रहे हैं तो उसमें लर्निंग एटीट्यूड जरूरी है। नेक्स्ट इसमें है pedagogy enables the students to get a thorough understanding of the subject and help them in applying those learning in their daily lives outside the classroom। बिल्कुल। अगर हम बात करें, जैसे एक सिंपल सी बात है, सोशल साइंस है, हम सोशल साइंस की बात करते हैं तो उसमें काफी कुछ ऐसा होता है जो हम डेट हिस्ट्री पढ़ते हैं, डेट जीके पढ़ते हैं, तो वो चीजें तो हमारी रेगुलर लाइफ में यूज नहीं हो रही हैं। बट अगर हम जिस चीज की बात कर रहे हैं, बिकॉज वी आर द फैकल्टीज ऑफ कंप्यूटर साइंस, और हम लोग कंप्यूटर साइंस की बात करें तो कंप्यूटर साइंस में तो हम जो भी पढ़ेंगे या जो भी पढ़ाएंगे या जो भी सीख रहे हैं वो हमारी डेली नीड्स में कहीं ना कहीं काम आएगा, आ रहा है। तो हमारे पास तो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है बच्चों को पढ़ाने का, वो क्या है कि हम केस स्टडी, डेली नीड्स के एग्जाम्पल्स। आज सिंपल सा है, एक मेरा बीसीए का एक लेक्चर था फर्स्ट ईयर में, तो उसमें सी लैंग्वेज मुझे पढ़ाना था बच्चों को। तो सी लैंग्वेज अब पढ़ाना था तो उनको मैं कैसे स्टार्ट करती, या मैं उनको कोडिंग, मैंने उनको बेसिक्स, उनके फंडामेंटल्स लैंग्वेज के क्लियर करे ना, क्या करना था। तो मैंने उन्हें एक बहुत अच्छे से एग्जाम्पल दिया कि चलो तुम्हारी क्लास का रिजल्ट हमें बनाना है, नाउ तुम डिसाइड करो कि अब तुम उसे कैसे बनाओगे, इफ की कंडीशन लगाओगे, फॉर लगाओगे, डू वाइल लगाओगे, आप ऐसा क्या करोगे जिससे कि आप वो अपनी क्लास का रिजल्ट बनाओ। तो मेरे पास बहुत सारी मतलब आंसर्स आए। तो ये क्या है, एक डेली लिव एग्जाम्पल हो गया हमारा, जो हम हमारे स्टूडेंट्स को समझा रहे हैं, जिससे हमारा बच्चा उस चीज को अच्छे से समझ सकता है। सो नाउ आवर नेक्स्ट स्लाइड, टाइप्स ऑफ पेडागोजी। टाइप्स ऑफ पेडागोजी यानी पेडागोजी कितने तरह की होती है, ये बहुत हमारे काम का नहीं है, लेकिन ये हमने स्लाइड में इसलिए डाला है या इसलिए करा है बिकॉज हमारे इधर जो एग्जाम हो रहा है उसमें क्या आ रहे हैं, एमसीक्यूज आ रहे हैं। तो एमसीक्यूज में ये क्वेश्चन इजीली क्वेश्चन बन सकता है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पेडागोजी, लाइक कि इसका कुछ भी बन सकता है, इस तरीके का क्वेश्चन। तो इसलिए हमने ये एक स्लाइड डाल दिया कि टाइप्स ऑफ पेडागोजी। तो टाइप्स ऑफ पेडागोजी, वी हैव 4 टाइप्स ऑफ पेडागोजी: social pedagogy, critical teaching pedagogy, sarcastic pedagogy, cultural pedagogy. Okay. Now next slide is our what are pedagogy approaches। ये एक important है कि pedagogy approaches क्या होती हैं। pedagogy approaches, ठीक है, let's start। What are pedagogy approaches? The first pedagogy approach is constructivist approach. In this, the students are allowed to be active in the process of understanding and gaining knowledge। इसमें हम स्टूडेंट को एक्टिव करते हैं। लाइक क्या एक्टिव, कैसे? हम क्लास में गए,
हमने स्टूडेंट्स को कोई भी एक एक्टिविटी करवाई या कोई भी एक गेम करवा दिया या कोई भी एक अच्छा सा कुछ लाइव एग्जांपल दे दिया या कोई चीज ऐसी बोली जिससे कि हमारा बच्चा एक्टिव हो जाए, वो डल क्लास में ना बैठा रहे। एक बार स्टूडेंट एक्टिव हो जाएगा तो फिर डेफिनेटली वो हम जो भी लेक्चर डिलीवर कर रहे हैं उसको सुनेगा। सेकेंड अप्रोच, collaborative. In collaborative approach, the student form groups of learners that learn together and work to solve a problem, build strategies, idea, create products or complete a task. अब इसमें हम क्या करते हैं, स्टूडेंट्स का ग्रुप बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन आवर क्लास there's 40 स्टूडेंट्स, तो मैंने 5-5 स्टूडेंट्स का ग्रुप बना दिया। ग्रुप बनाने के बाद मैंने उन्हें एक टास्क दे दिया, अब वो टास्क करते हैं। जब हम ग्रुप बना के उनको टास्क देते हैं तो वहां पे मल्टीपल, लाइक एक ग्रुप में 5 बच्चे हैं तो उस टास्क पे 5 आइडियाज जनरेट होंगे। 5 आइडियाज पे वो वर्क करेंगे और उनमें से जो फ्रूटफुल लगेगा, बिकॉज वो एक दूसरे को अपोज भी करेंगे डेफिनेटली, तो जो भी अपोज करके और फाइनल आइडिया हमारे सामने आता है तो उस आइडिया से वो उस पर आगे वर्किंग कर सकते हैं। ठीक है। सेकेंडली, कोलैबोरेशन से क्या होता है कि किसी भी काम को करने के लिए एक अच्छा सा लाइक उनकी बॉन्डिंग भी स्ट्रांग होती है। और लाइक कि हमारी क्लास में 5 ग्रुप हैं तो हमारा ग्रुप फर्स्ट आना चाहिए, बिकॉज अगर हम इंडिविजुअल की बात करें तो इंडिविजुअल में रेयर स्टूडेंट्स होते हैं जो कि एकदम कहते हैं ना बुक वॉर्म्स की, उनको टॉप करना है, उनका एम होता है टॉप करना है, तो वही फोकस करते हैं। बट बाकी क्या होते हैं, वो डल बैठे रहते हैं। बट अगर हम कोलैबोरेटिव स्टडी करवाते हैं तो सब स्टूडेंट का पार्टिसिपेशन होता है और वो खुद के लिए इंडिविजुअली ना सोचे, कोई इश्यू नहीं है, वो इंडिविजुअली नहीं सोचेंगे, लेकिन वो क्या करेंगे, अपने ग्रुप को विन कराने के लिए डेफिनेटली सोचेंगे। हमारी थर्ड पेडागोजी अप्रोच है इंटीग्रेटिव। इंटीग्रेटिव मीन्स द स्टूडेंट्स आर गिवन अ लर्निंग एनवायरनमेंट दैट हेल्प्स देम इन कनेक्टिंग विद देयर लर्निंग अक्रॉस द सिलेबस। इंटीग्रेटिव मतलब हम स्टूडेंट को एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाते हैं, एक ऐसा मेथड प्रोवाइड कराते हैं कि वो अपने सिलेबस को लाइक कंफर्ट लेके चले। फॉर मतलब लाइक इसका एक एग्जांपल मैं आपको ऐसे दे सकती हूँ। मैंने एक बार सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक सब्जेक्ट है कंप्यूटर साइंस में, बिकॉज आई एम अ कंप्यूटर साइंस टीचर, तो मेरे पास सारे एग्जांपल्स भी उसी के होंगे। तो प्लीज ये मत सोचना कि मैं अदर कोई एग्जांपल्स नहीं आप लोगों को दे पा रही हूँ। तो इसमें मेरे को एक सब्जेक्ट मिला था, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ाना था। उसमें SDLC हम सब जानते हैं, इधर भी हमारे ऐसी आ रहा है, सीनियर टीचर में आ रहा है, बेसिक में नहीं आ रहा है, बेसिक में सेड आ रहा है ना। तो इंटीग्रेटिव स्टडी अप्रोच को समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ छोटा सा, कि SDLC आया था, पढ़ाना था मुझे बच्चों को, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का एक टॉपिक था, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। अब मैं उनको डायरेक्ट जाती है और एक टेक्निकल लैंग्वेज में समझाती पढ़ाती, तो इन रेयर केस कि उनमें इंटरेस्ट जनरेट होता, वो चीज को समझते या उनमें इंटरेस्ट जनरेट होता, तो मैंने उसको क्या करा, उसको एक लाइव एग्जांपल ले लिया शादी का। बिकॉज कि शादी में हम प्लानिंग करते हैं, सबसे पहले शादी में हमें एक ब्राइड और ग्रूम चाहिए, फिर हमें एक प्लानिंग बनानी होती है, फिर लिस्ट, गेस्ट लिस्ट बनती है, फिर उस पर प्रोसेस होता है और बहुत फिर उसकी टेस्टिंग, लाइक तो मैंने वो उस एग्जाम्पल को, SDLC को बिल्कुल शादी के एग्जाम्पल से मैच करा। जब शादी का एग्जाम्पल बच्चों को समझ में आ गया पूरा प्रॉपर उनके दिमाग में, और वो बहुत एक्टिव होके उसमें पार्टिसिपेट भी कर रहे थे कि हाँ ऐसे होगा, फिर नेक्स्ट स्टेप ये होगा, तो जब उनको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई, देन धीरे से मैंने उनको मोल्ड कर दिया SDLC पे। फिर मैं उन वर्ड्स को, उन चीजों को टेक्निकल पे ले गई, तो वो चीज मेरे उस बैच को बड़े अच्छे से उनके माइंड में सेट हो गया, बिकॉज उन्होंने SDLC नहीं पढ़ा, उन्होंने एक शादी का एग्जाम्पल देखा, वो पढ़ा। तो वो तो हम सबकी फैमिलीज में होता है कि ठीक है, क्लाइंट ढूंढना है हमें, हमारा क्लाइंट हमारे पास आता है, वो एक सॉफ्टवेयर की डिमांड करता है, तो उस पर हम कैसे प्रोसीड करते हैं। तो सेम एज एक ब्राइड ढूंढनी है, अगर हम ग्रूम साइड से या हम ब्राइड साइड से, तो एक ग्रूम ढूंढना है, फिर उसके बाद प्लानिंग होनी है, फिर वर्किंग करनी है, तो लाइक बहुत सारी चीजें होती हैं करने के लिए। तो उस तरीके से एग्जाम्पल देकर मैंने अपने स्टूडेंट्स को वो चीज समझाई। तो इंटीग्रेटिव इसमें यही अप्रोच में है कि आप मैक्सिमम एग्जाम्पल्स दें, बिकॉज हम गए, हमने लेक्चर डिलीवर करा, तो बच्चे ने सुना, डेफिनेटली सुना, लेकिन
माइट भी क्लास से बाहर जाके उसको वो चीज याद ना रहे, वो उसको भूल जाए या मिस हो जाए उससे वो चीज। तो अगर हमने एग्जाम्पल दिया है, अब मेरा वो बैच जो था वो आज तक एसडीएलसी इक्वल्स टू शादी प्लानिंग, तो उनको क्या हो गया कि एसडीएलसी क्या है, शादी प्लानिंग है, तो जब शादी प्लानिंग के स्टेप्स याद हैं तो एसडीएलसी के स्टेप्स तो इजीली याद होंगे। ओके, now the next pedagogy approach is reflective approach. In reflective approach, the students are expected to observe the activities of the teachers and other students in the classroom and analyze why they do it and how it works. देखिए, आप देखिए, आप लोग सब टीचिंग की कंप्यूटर बेसिक कंप्यूटर टीचर की एग्जाम के लिए फाइट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं टीचिंग से, हमारा टीचिंग बैकग्राउंड से हम टच में रहे होंगे, हमने पढ़ाया होगा या अभी भी हम लोग पढ़ा रहे होंगे, बिकॉज अभी तक मुझे जितने भी स्टूडेंट्स ने अप्रोच करा है लाइक, तो वो कहीं ना कहीं कॉलेजेस में, स्कूल्स में पढ़ा रहे हैं, आईटी बैकग्राउंड से हैं, और लाइक तो हमें तो ये बेसिक चीजें पता है, क्योंकि इतना पढ़ा, जब हम क्लास में जा रहे हैं, पोडियम पे खड़े हो रहे हैं, तो कुछ हैक्स एंड ट्रिक्स तो सारे टीचर्स की होती है। तो आप में से भी 50% मैं मान के चलती हूँ कि ऑलरेडी एकेडमिक बैकग्राउंड से, लाइक एजुकेशनल बैकग्राउंड से हैं, जो कि कहीं पे कोई टीचर हैं या किसी कॉलेज में फैकल्टी हैं या किसी स्कूल में फैकल्टी हैं। ठीक है, तो ये आपको पता है कि आप जब क्लास में जाते हैं, आप कोई चीज डिलीवर करते हैं, तो 50% स्टूडेंट्स जो हैं वो आपको सुनते हैं, वो आपको समझते हैं, लेकिन रेस्ट ऑफ द 50% क्या करते हैं, वो आपको ऑब्जर्व करते हैं, वही ढूंढते हैं कि अच्छा मैम ने पढ़ाया है, ठीक है मैम आपने इसमें एसडीएलसी का एस स्मॉल लिख दिया, ये तो कैपिटल आएगा। ठीक है, तो उनका फोकस किस पे होता है कि मैम क्या गलती कर रही है और मुझे मैम को उसमें कैसे पॉइंट करना है। ठीक है, तो 50% स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, समझ रहे हैं, और रेस्ट ऑफ द 50% क्या कर रहे हैं, सब्जेक्ट को नहीं समझ रहे, वो टीचर को एनालिसिस कर रहे हैं। ठीक है, तो बीइंग अ टीचर हम सब इन चीजों से हैबिचुअल हैं, हमें पता है, हमने सबने ये चीजें फेस करी हैं। तो दिस इज द फोर्थ अप्रोच ऑफ पेडागोजी। नाउ द नेक्स्ट इज इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग। इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, हम क्लास में गए, हमारे किसी स्टूडेंट ने हमसे कुछ पूछा, एक बार पहले डेफिनेशन इसकी पढ़ लेते हैं। द एजुकेटर्स आर एक्सपेक्टेड टू नॉट जस्ट आंसर द क्वेरीज ऑफ द स्टूडेंट्स बट ऑल्सो बिल्ड अ कल्चर वेयर देयर आइडियाज आर एक्सप्लोर्ड, चैलेंजेस improved and refined. डेफिनेटली, बिकॉज हम लोग किसके टीचर हैं, हम कंप्यूटर साइंस के टीचर हैं, हम कोई ऐसे सब्जेक्ट के टीचर नहीं है कि हमने तो पता है कि जमानों से यही बुक्स हम पढ़ा रहे हैं या यही बुक्स आ रही हैं या यही बुक्स बच्चे पढ़ रहे हैं, उसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा। हमने कहाँ से शुरू करा था, हमने डॉस से शुरू करा था, डॉस से हम सी पे आए थे, फॉक्स प्रो, सॉरी डॉस पढ़ा हमने, फॉक्स प्रो पढ़ा हमने, सी पढ़ा, C++ पढ़ा, जावा पढ़ा, कोर जावा, एडवांस जावा, .NET, ASP, और आज हम पाइथन, मशीन लैंग्वेज। तो जितना ज्यादा रिवोल्यूशन आईटी फील्ड में है और हमारे फैकल्टीज और स्टूडेंट्स जितने लाइक एडवांस और एक्टिव हैं, उतने तो कहीं है ही नहीं। तो इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग तो हम तो ना चाहते हुए भी करते ही हैं, करनी पड़ती है ना, क्योंकि कॉलेज में पढ़ाते हैं, स्कूल्स में भी अगर बात करें तो अब तो पाइथन स्कूल के सिलेबस में भी आ गया है, तो स्कूल में हम लोग पढ़ाते हैं। आजकल बच्चे इतने हाईटेक हो गए, गूगल पे वो हमने जो पढ़ाया वो नहीं, कल जो हम टॉपिक पढ़ा रहे हैं उसमें हम मैम को क्या ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं जो शायद मैम होमवर्क करके ना आए, मैम ना पढ़ के आए, तो वो पूछेंगे। तो हमारा तो बिल्कुल इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग चलता ही है। आप लोगों को कोई चीज का पूरा प्रॉपर एक्सपीरियंस होगा, नॉलेज नहीं कहूंगी, एक्सपीरियंस ही होगा, क्योंकि हम तो इसी पे वर्क कर रहे हैं। ठीक है, नाउ आवर नेक्स्ट स्लाइड इज importance of pedagogy in teaching. Now, pedagogy एक सब्जेक्ट है जो टीचिंग में डाला गया। अब जितने भी हमारे बीएड स्टूडेंट, एमएड स्टूडेंट्स होते हैं वो इसे पढ़ते हैं। एक होता है पेडागोजी, एक होता है सब्जेक्टिव हमारा पेडागोजी, लाइक जैसे अभी हम आगे पढ़ेंगे कंप्यूटर साइंस पेडागोजी। अभी हम सिंपल पेडागोजी की बात करें, उसके बाद हम बात करेंगे कंप्यूटर साइंस स्पेसिफिक हमारी फील्ड में पेडागोजी, लाइक क्या टीचिंग मेथड्स होने चाहिए एंड ऑल दैट। वो आगे हमारे पास स्लाइड्स हैं, उस पर हम बात करेंगे। एक्सक्यूज मी। तो इम्पोर्टेंस ऑफ पेडागोजी इन टीचिंग, अगर मैं बात करूं कि पेडागोजी को
लाया ही क्यों गया, या ये एक ऐसा सब्जेक्ट बनाया ही क्यों गया। तो जस्ट बिकॉज, क्योंकि कोई भी टीचर क्लास में आ रहा है, पढ़ा रहा है, तो कुछ चीजें होती है ना, जैसे हम बोलते हैं कि कोई आईपीएस ऑफिसर बना, ठीक है, तो उसने एग्जाम फाइट करा, वो आईपीएस ऑफिसर बन गया, लेकिन उसके बाद उसको एक ट्रेनिंग दी जाती है, एक लाइक ट्रेनिंग होती है ना उनकी। तो पेडागोजी एक तरीके से हमारी टीचर्स की क्या है, ट्रेनिंग का सब्जेक्ट है, क्योंकि हमने हमारा सब्जेक्ट पढ़ा, हमें हमारे सब्जेक्ट पे कमांड है, बहुत अच्छी कमांड है, हम बहुत अच्छे से हमारे सब्जेक्ट को जानते हैं, लेकिन हम पोडियम पे खड़े होकर अगर अपने बच्चे को वो चीज उतनी अच्छी तरीके से डिलीवर नहीं कर पाए, तो फिर हमारी नॉलेज का क्या फायदा। डेफिनेटली मैं जो बोल रही हूँ बिल्कुल मतलब लाइक आप उसको ऐसे समझें कि मुझे बहुत अच्छे से नॉलेज है, मुझे सी की बहुत अच्छे से नॉलेज है, आप मुझे कोई कोडिंग, कोई प्रोग्राम कोई भी दे दो, मैं नींदों में भी बना सकती हूँ, मेरी इतनी अच्छी अपने सब्जेक्ट पे कमांड है, but if I am not able to explain this thing in front of my students, मतलब like when I was on a podium, और मैं वहां पे बच्चे को उसको explain नहीं कर पा रही हूँ, मैं उसको समझा ही नहीं पा रही हूँ कि what exactly I want to share, तो इसमें क्या होगा, मेरी नॉलेज का क्या रहा, मेरी नॉलेज तो किसी काम की नहीं हुई ना। इम्पोर्टेंट ऑफ पेडागोजी की हम बात कर रहे थे, तो इसका फर्स्ट इम्पोर्टेंस है इम्प्रूव्स क्वालिटी ऑफ टीचिंग। जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया ही था कि आपके सब्जेक्ट पे बहुत अच्छी कमांड है, आपको बहुत अच्छा नॉलेज है, मुझे बहुत अच्छा नॉलेज है, लेकिन वो नॉलेज अगर मैं प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर वे में, एक परफेक्ट वे में डिलीवर ही नहीं कर पाई, तो क्या वो नॉलेज यूजफुल है, नहीं है ना। बिकॉज बीइंग अ टीचर तो मुझे जो नॉलेज है, लाइक मुझे एक सी में, ठीक है, मेरी इफ पे कमांड है, अब मैं वही चीज को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो वो बेटर है रेदर देन कि मेरा पूरा सी पे बहुत अच्छा फोकस है, लेकिन मैं मेरे बच्चों को तो समझा ही नहीं पा रही, मैं वहां जा रही हूँ, मेरे बच्चे सुन रहे हैं, बट वो जो एग्जैक्टली समझना चाहते हैं या मुझे जैसा समझाना चाहिए, मैं तो उनको समझा ही नहीं पा रही हूँ। तो पेडागोजी, इंपॉर्टेंस ऑफ पेडागोजी का फर्स्ट पॉइंट ही ये है कि इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ टीचिंग। टीचिंग क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए ही पेडागोजी एक सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस किया गया। Now, the second importance is encourage cooperative learning environment. Encourage cooperative learning environment. देखिए, आप लोग स्लाइड्स आपके सामने हैं, आप चाहें तो फॉर नोट्स इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको सेव कर सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ जो लिखा हुआ है उसको मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, बिकॉज इसी को रीड कर दूंगी और उसी लैंग्वेज में आपको बोलूंगी तो आपको समझ में नहीं आएगा। एंड मेरी आदत है एग्जाम्पल्स के साथ पढ़ाना, एक कहते हैं ना केस स्टडीज हमारे सिलेबस में बहुत बाद में आई है, लेकिन मेरा बहुत स्टार्टिंग से नेचर रहा है। व्हेन आई वाज स्टार्टेड माय करियर, तो मैंने फर्स्ट क्लास से ही पढ़ाने में केस स्टडी, लाइव एग्जाम्पल्स को ही लिया, ताकि मुझे ऐसा लगा कि इससे बच्चे बहुत अच्छा समझ पाएंगे, बिकॉज जो मेरे टीचर थे, जो मेरे गुरुजी थे, उन्होंने भी बहुत सारे लाइव एग्जाम्पल से मुझे पढ़ाया था, एंड उन्होंने मुझे जो पढ़ाया वो चीजें मुझे डाटा स्ट्रक्चर, मुझे मतलब लाइक लोग कहते थे डेटा स्ट्रक्चर की प्रोग्रामिंग बहुत टफ होती है, ट्री, बाइनरी ट्री, सर्चिंग, लिंक लिस्ट, डब्ल्यू लिंक लिस्ट, ये बहुत टफ होती है, ये कैसे पढ़ेंगे, और इसमें, और मेरा ना इस पे बहुत अच्छा कमांड था, जस्ट बिकॉज क्योंकि मैंने ऐसे लाइव एग्जाम्पल्स ऐसी चीजों से उनको पढ़ा हुआ था, तो मुझे वो मतलब लाइक जब मैं कोडिंग करती थी, वो लिखती थी, तो मुझे प्रॉब्लम ही नहीं आता था, बिकॉज मैं तो वो एग्जाम्पल माइंड में आते और मैं उसको समझती और उसको आराम से कोडिंग कर लेती। तो 4-4 पेजेस के जो प्रोग्राम्स होते थे वो मुझे तो टफ लगते नहीं थे, और सबको लगता था कि यार ये तो बहुत टफ होता है, कि इतने लंबे डेटा स्ट्रक्चर की कोडिंग थोड़ा सा रहता ही है। तो इसलिए मेरा तब से ही मेरा फोकस भी ये रहा कि अगर मैं कभी टीचर बनूंगी या मैं टीचिंग में जाऊंगी, तो मैं भी 99% लाइव एग्जांपल्स केस स्टडी से ही समझाऊंगी, ताकि मेरे बच्चों को भी वही कूल एटमॉस्फेयर मिले जो मुझे मिला और जिससे मेरी लर्निंग इतनी स्ट्रांग हुई। तो एनकरेज कोऑपरेटिव लर्निंग एनवायरनमेंट। एनकरेज कोऑपरेटिव लर्निंग एनवायरनमेंट, इट मीन्स कि हम स्टूडेंट्स को एक साथ लेके इम्प्लीमेंटेड वे में उनको पढ़ाएं। लाइक अगेन देखिए, बात घूम फिर के वहीं आती है कि हमारी क्वालिटी, टीचिंग क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। अब टीचिंग क्वालिटी अच्छी होने के लिए हमें जो डिलीवर कर रहे हैं वो अच्छा होना चाहिए,
हमारा कंटेंट, डेफिनेटली कंटेंट तो अच्छा होना ही चाहिए ना। आज कंटेंट अच्छा नहीं होगा तो कौन पढ़ेगा। आज मैं आपको लेक्चर दे रही हूँ, अगर मैं इसमें टॉपिक्स और चीजें अच्छी नहीं लाऊंगी तो आप क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीजें अवेलेबल है मार्केट में। तो बट अगर आपको मुझसे जुड़ना है तो मुझे आपको ऐसी कोई कंटेंट्स, ऐसे कोई टॉपिक्स देने पड़ेंगे या ऐसे कोई मेथड्स बताने पड़ेंगे कि जिससे मुझे ये कंफर्म रहे कि मेरा बच्चा मुझसे जुड़ा है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस क्वालिटी। तो एनकरेज करना है कोऑपरेटिव लर्निंग एनवायरनमेंट को, स्टूडेंट्स को टास्क देने हैं, उनको एक वर्क टुगेदर वाला फील लाना है। क्योंकि वर्क टुगेदर वाला जो फील होता है जिसमें हमने उनको कोई प्रोजेक्ट दिया, असाइनमेंट दिया और उनको एक साथ कोलैबोरेट करके बोला कि ये 5 ग्रुप है और उनको करना है, इनसे जो फर्स्ट आएगा उसको मैं चॉकलेट दूंगी, या उसको मेरी तरफ से कोई एक लाइक उसका नाम हम बोर्ड पे या आगे हमने एक नोटिस बोर्ड लगाया उस पर लिखेंगे कि स्टूडेंट ऑफ द वीक ये रहा हमारा, ये बैच, ये ग्रुप रहा स्टूडेंट ऑफ द वीक, ग्रुप ऑफ द वीक। इस तरीके से हम करेंगे तो इसमें क्या होता है, डेफिनेटली जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट है वो तो पार्टिसिपेट कर ही रहे हैं ना, वो तो वैसे भी करेंगे, इंडिविजुअल भी पार्टिसिपेट करेंगे और आप ग्रुप में करोगे। लेकिन जिनकी आप बात करते हैं ना डम स्टूडेंट्स, उनको एक्टिव करना सबसे बड़ा काम होता है। तो इस मेथड के थ्रू हम क्या करेंगे, उन स्टूडेंट्स को भी एक्टिव मोड में लाएंगे। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट स्लाइड। eliminates monotonous learning. In pedagogy and child development work hand in hand. It helps the student to think in different ways and move beyond the traditional methods of memorization, comprehension for learning. It invokes complex process of learning among the students such as analyzing, creative thinking, and evaluation. Further, it makes students more receptive to what the teacher is teaching. Again, आपको ऐसे ट्रिक्स यूज करने हैं पढ़ाने के लिए कि वो चीजें बच्चे को मेमोराइज हो जाए, उसे वो समझ में आ जाए। उसे अगर वो समझ में आ गया, उस चीजों को, वो एग्जाम्पल्स उसको हिट कर गए, वो डायग्राम्स उसको हिट कर गए, तो डेफिनेटली वो स्टूडेंट आपकी क्लास में एक्टिव होके ही पढ़ेगा, बिकॉज उसको आपके सब्जेक्ट में क्या हो गया है, इंटरेस्ट आ गया है। कोई भी किसी भी स्टूडेंट को क्लास में एक्टिव करने के लिए हमारा फर्स्ट ड्यूटी क्या बनती है कि हमें हमारे सब्जेक्ट में बच्चे का इंटरेस्ट क्रिएट करना पड़ता है। अब वो हम कैसे करेंगे, क्लास को, सेशन को इंटरैक्टिव केस स्टडी मोड में लाके, लाइव एग्जांपल्स के मोड में लाके हम उसको क्या करेंगे, बच्चे को एक्टिव करेंगे। नाउ द नेक्स्ट इम्पोर्टेंस, स्टूडेंट कैन फॉलो देयर वेज ऑफ लर्निंग। A well-thought pedagogy can help the students to grasp education in various ways. It caters to the learning abilities of different students. Students can follow their preferred way of learning and stick to them. In this way, the students develop a better understanding of the subject, which eventually improves their skills and learning outcomes. देखिए, student can follow their ways of learning. Definitely, आज मैंने भी आपको अभी जस्ट बताया ही ना कि जब मैं पढ़ती थी तो मेरे टीचर ने मुझे लाइव एग्जांपल्स और उनसे पढ़ाया, तो डेटा स्ट्रक्चर के वो डायग्राम्स और उनकी वजह से मैं 3-3 4-4 पेज की कोडिंग भी बहुत इजीली करती थी, जो कि स्टूडेंट को लगता था कि अरे कोई लाइन छूट गई है, कहीं ये छूट ना जाए, वो छूट ना जाए, और उसमें मुझे कॉन्फिडेंट होता था कि मेरा तो कहीं कुछ होगा ही नहीं, छूटेगा ही नहीं, क्योंकि मैंने तो ब्लॉक डायग्राम्स जो सर ने सिखाया था मैंने तो उस मेथड से पढ़ा है। तो हम पढ़ा रहे हैं, हम बच्चे को समझा रहे हैं, बट इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम उन्हें 3-4 मेथड्स दें, 3-4 वेज बताएं पढ़ने के, 3-4 लाइक वेज दें उन्हें। अब उनमें से किस वे को वो फॉलो करते हैं, दैट इज देयर चॉइस, वो टोटली उनकी चॉइस है कि वो किस वे को फॉलो करते हैं, कैसे वो पढ़ते हैं। कि फॉर एग्जाम्पल जस्ट लाइक एक एग्जाम्पल ले लेते हैं इसके लिए। थर्ड इम्पोर्टेंस ऑफ पेडागोजी है एलिमिनेट्स मोनोटोनस लर्निंग। पेडागोजी सॉरी, ये तो हम पढ़ चुके थे, सॉरी थर्ड और फोर्थ तो हम पढ़ चुके थे। नाउ वी नीड टू गो फॉर द नेक्स्ट स्लाइड। यस, कन्वीनियंट लर्निंग अप्रोच फॉर ऑल। कन्वीनियंट लर्निंग अप्रोच फॉर ऑल, लाइक हम जो भी तरीका, जो भी वे यूज करें वो हमारे सब तरीके के स्टूडेंट्स के लिए इजी हो। कई बार क्लास में कुछ स्पेशल स्टूडेंट्स भी रहते हैं
तो उनके लिए भी हमें लाइक स्पेशली कुछ डिसेबल स्टूडेंट्स भी होते हैं, कुछ स्पेशल अप्रोच के स्टूडेंट्स भी रहते हैं। तो हमारा जो वे ऑफ लर्निंग टीचिंग होना चाहिए, तो वो कन्वीनियंट लर्निंग होनी चाहिए, जो कि हमारे हर स्टूडेंट के लिए इक्वल प्लेटफॉर्म पर रहे। मतलब लाइक जो बहुत इंटेलिजेंट है उसको हम डिलीवर करें तो वो भी समझ जाए, बट जो हमारे जिस स्पेशली चैलेंज स्टूडेंट्स रहते हैं, एक अलग टाइप के एटमॉस्फेयर से रहते हैं, या कुछ फिजिकली मेंटली डिसऑर्डर टाइप का लाइक रहता है थोड़ा बहुत कुछ स्टूडेंट्स में, तो उस टाइप के स्टूडेंट्स को लिए भी हम कन्वीनियंट लर्निंग अप्रोच को रखें और उनको उस तरीके से पढ़ाएं। एक पर्टिकुलर हम इसकी डेफिनेशन की बात कर ले तो स्टूडेंट्स विद स्पेशल नीड्स रिक्वायर different ways of learning and teaching in the institutes. Implementation of a suitable pedagogical approach will help them learn better and encourage them to be a part of the mainstream learning community. लाइक स्पेशल चैलेंज जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको जब हम पढ़ाएं तो उनको ऐसा लगना चाहिए कि वो भी एक मेन स्ट्रीम लर्निंग कम्युनिटी से ही है। ऐसा नहीं है कि वो कोई अलग उससे पर लेवल से आए हैं, या हम उनको तो मतलब इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं तो कन्वीनियंट लर्निंग अप्रोच हमें रखनी चाहिए। ये भी एक इम्पोर्टेंस ऑफ पेडागोजी है। नेक्स्ट है इम्प्रूव टीचर स्टूडेंट कम्युनिकेशन। ये तो बहुत मस्ट है, क्योंकि आपका और आपके स्टूडेंट का कम्युनिकेशन अगर स्ट्रांग है, लाइक आप जो बोल रहे हैं या आप जो समझा रहे हैं उसको आपका स्टूडेंट इजीली और अच्छे तरीके से समझ रहा है, वो उसको लाइक मतलब समझ रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, तो ये तो बहुत मस्ट है बीइंग अ टीचर। ये तो हमारी लाइक एक कहते हैं ना मूल मंत्र होना चाहिए। एक टीचर जो होता है, मैंने हमारे मेरे 12 इयर्स के करियर में ये मतलब एक्सपीरियंस क्या है कि एक जो टीचर होता है कई बार उसका ऑब्जर्वेशन, उसकी अंडरस्टैंडिंग, उसकी बॉन्डिंग अपने स्टूडेंट से, उनके पेरेंट्स से भी ज्यादा अच्छी होती है। बिकॉज मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस भी रहा है कई टीचर स्टूडेंट्स के साथ कि उनकी बॉन्डिंग मेरे से बहुत स्ट्रांग रही है। मतलब लाइक बहुत अच्छे लेवल पे मैंने उनको कई चीजें समझाई हैं, करियर डायरेक्शन दिया है, लाइफ में कई चीजें समझाई हैं। तो द टीचर की जो अंडरस्टैंडिंग, जो आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल होना चाहिए वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, बिकॉज आप टीचर बनने जा रहे हैं बीइंग अ टीचर। और हमारा सब्जेक्ट है कि टीचर में क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, तो इस पर तो मैं स्पेशल फोकस करूंगी कि आप में एक बहुत अच्छा अंडरस्टैंडिंग लेवल होना चाहिए, आप में ये क्वालिटी होनी चाहिए। देखिए आप में बीइंग अ टीचर ये क्वालिटी होनी चाहिए कि आप अपने स्टूडेंट को, बिकॉज हम डिफरेंट टाइप के स्टूडेंट्स, 40 बच्चे बैठे हैं हमारी क्लास में, हम 40 बच्चों के साथ डील कर रहे हैं, लेकिन हमारा अंडरस्टैंडिंग लेवल इतना अच्छा होना चाहिए कि हमें पता होना चाहिए कि इस स्टूडेंट की वीकनेस क्या है, हमें यहाँ पे कहाँ पे किस चीज पे फोकस करना है, ये हमारा बच्चा किस चीज में स्ट्रांग है तो ये चीज इसकी नहीं करनी है, इसमें लाइक इसको नॉलेज पूरी है। फॉर एग्जाम्पल मेरी क्लास का एग्जाम्पल अगेन आप लोगों को देती हूँ कि मेरा एक स्टूडेंट था, उसको नॉलेज बहुत अच्छा था, एग्जाम में जाता और बहुत अच्छे से कॉपी करता, मतलब लिखता कॉपी में और अच्छे नंबर आ रहे थे उसके, लेकिन उसमें एक था वो बहुत शाय था। बिकॉज बीइंग आईटी स्टूडेंट आप आगे जाते हो, कोई इंटरव्यू फेस करते हो, तो आप की शायनेस नहीं, आपको थोड़ा तो एक्टिव होना चाहिए ना। आप ब्रीफ कैसे करोगे, आप आपकी क्वालिटीज ही आप नहीं बता पाओगे इंटरव्यूअर को, तो फिर क्या मजा आएगा, फिर आपकी नॉलेज कैसे, आपकी नॉलेज तो सेकंड लेवल पे देखेंगे ना, पहले तो आपका कम्युनिकेशन स्किल ही। तो फिर मैंने उसका, मुझे पता था उसका सब्जेक्ट पे नॉलेज तो बहुत अच्छा है, फिर मैंने उसके कम्युनिकेशन स्किल पे, उसका प्रेजेंटेशन स्किल, इन पे फोकस करा। तो लाइक तो अब उस केस में मैं ये अभी एग्जांपल क्यों दिया, बिकॉज मैंने मेरे स्टूडेंट की वीकनेस देखी कि इसकी अपने सब्जेक्ट पे कमांड बहुत अच्छी है, यहाँ तो इसको कोई डिफीट नहीं कर सकता, लेकिन ये कहाँ पे बैकफुट हो सकता, मतलब कहाँ पे इसको, इसका माइनस पॉइंट है, या कहाँ पे ये क्या प्रॉब्लम फेस कर सकता है आगे अपने करियर में, तो उसको मुझे स्ट्रॉन्ग करना था। तो वो था उसका कम्युनिकेशन स्किल, उसका प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेबल नहीं था वो प्रेजेंटेशन, तो उन चीजों पे मैंने फोकस किया और उसको लाइक उस पर फोकस करके उसकी इन चीजों को स्ट्रॉन्ग करा। नाउ नेक्स्ट,
द सेवेंथ इम्पोर्टेंस ऑफ पेडागोजी है कन्वीनियंट लर्निंग अप्रोच। नहीं, ये तो हम पढ़ चुके थे ना, स्टूडेंट कम्युनिकेशन। यस, स्टूडेंट कम्युनिकेशन। ओके, स्लाइड रिपीट हो गया, नो इशू। हाँ, ये हमारी 8 अप्रोचेस हो गई। जो इम्पोर्टेंस हम कह सकते हैं, इम्पोर्टेंस ऑफ पेडागोजी हमने पढ़ लिया। एक बार हम वापस अगर उसको रिकॉल करें तो इम्पोर्टेंस ऑफ पेडागोजी में क्या था, कम्युनिकेशन हमारा स्ट्रांग होना चाहिए, हमारा लर्निंग जो मेथड है, जो हमारा डिलीवर हम कर रहे हैं वो बहुत प्रॉपर होना चाहिए। हमें ये ऑब्जर्व होना चाहिए कि हमारे किस बच्चे का क्या वीकनेस है और क्या उसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, कौन सा बच्चा किस चीज में वीक हो रहा है या स्ट्रांग हो रहा है। तो इस तरीके से हमें हमारी क्लास में अगर 40 स्टूडेंट्स हैं तो 40 स्टूडेंट्स का पे पूरा होमवर्क करना चाहिए। बीइंग अ टीचर, बीइंग अ गुड टीचर, सिर्फ हमें ये ड्यूटी नहीं समझनी चाहिए कि मेरा तो आज ये टॉपिक पढ़ाना है लेसन प्लान का, मैं गई और मैंने डिलीवर करा, उसके बाद मुझे कोई मतलब नहीं है बच्चे को समझ में आए ना आए, ये मेरी ड्यूटी नहीं है। बीइंग अ टीचर, बीइंग अ गुड मेंटोर, ये आपकी ड्यूटी है कि आप जो भी डिलीवर कर रहे हैं वो आपके स्टूडेंट को समझ में आना चाहिए, उसे समझ में उसके तरीके से आना चाहिए और उस पे वो आगे लाइक अच्छा रिजल्ट दे सके। नाउ द रोल ऑफ पेडागोजी इन इफेक्टिव लर्निंग। पेडागोजी का क्या रोल है इफेक्टिव लर्निंग में? लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट है इम्प्रूव टीचिंग क्वालिटी। पेडागोजी का रोल लाइक जैसे मैं कहती हूँ ना, मेरी लाइफ में रोल मॉडल कौन है, मेरी मॉम है, मेरे हस्बैंड है, मेरी दी है, तो मेरे डैड हैं ऑब्वियसली। तो रोल मॉडल, तो वैसे ही पेडागोजी का इफेक्टिव लर्निंग में क्या रोल रहा, तो इम्प्रूव टीचिंग क्वालिटी डेफिनेटली। अभी से स्टार्टिंग से लेकर आज 9th स्लाइड तक अभी हमने जो भी पढ़ा उसमें हम लर्निंग को ही बेस्ट और गुड बनाने के लिए ही बता रहे थे कि इफेक्टिव होनी चाहिए, इंटरएक्टिव होनी चाहिए, एक्टिव होनी चाहिए, टू वे कम्युनिकेटिव होनी चाहिए, लाइक ऑब्जर्विंग हमारा नेचर होना चाहिए कि हम ऑब्जर्व करें हमारे स्टूडेंट की चीजों को। तो रोल ऑफ पेडागोजी के की इफेक्टिव लर्निंग की अगर हम बात करें तो सबसे पहला तो यही है कि क्यों पेडागोजी को अगर लाए हम, तो इम्प्रूव टीचिंग क्वालिटी। अगर पेडागोजी जैसा सब्जेक्ट नहीं होता तो हमें पता ही नहीं चलता ना कि हमें क्या डिलीवर करना है, एक्सक्यूज मी, हमें कैसे पढ़ाना है, हमें कैसे डिलीवर करना है, हमें कैसे ऑब्जर्व करना है, कौन से मेथड्स होते हैं पढ़ाने के। तो इम्प्रूव टीचिंग क्वालिटी को इम्प्रूव करना तो डेफिनेटली पहला रोल ही है पेडागोजी का। एंड द सेकंड इज एनकरेज डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स। डेफिनेटली मैंने जैसे आपको बोला कि लाइव एग्जांपल लेंगे हम, केस स्टडीज लेंगे हम, ब्लॉक डायग्राम्स लेंगे। देखिए, मैं आपको जो भी एग्जांपल्स दे रही हूँ वो मैं अगेन आपको एक बार रिमाइंड करवा रही हूँ, मैं कंप्यूटर साइंस के ही अकॉर्डिंग दे रही हूँ, बिकॉज अभी हम जो पेडागोजी पढ़ रहे हैं हमारा मेन फोकस है जो बेसिक कंप्यूटर टीचर की राजस्थान गवर्नमेंट ने वैकेंसीज निकाली हैं, बहुत अवेटेड वैकेंसीज निकाली हैं और हमारे सारे स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं। मार्केट में पेडागोजी की बुक्स अवेलेबल हैं, लेकिन कंप्यूटर साइंस पेडागोजी का मटेरियल और लेक्चर्स काफी कम है जो मुझे, जितना मेरी नॉलेज में है। आई डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली गोइंग ऑन, बट जितना मुझे पता है तो उस अकॉर्डिंग, तो अभी हम जो भी पढ़ रहे हैं, मैं जो पढ़ा रही हूँ, जो डिलीवर कर रही हूँ, वो कंप्यूटर साइंस वैकेंसीज को फोकस करके ही कर रही हूँ, उस सब्जेक्ट को फोकस करके डिलीवर कर रही हूँ। पेडागोजी को उसके संग लिंक करके, कंप्यूटर साइंस पेडागोजी को लिंक करके, इस तरीके से ही मैं आपको बता रही हूँ। तो उसलिए मेरे एग्जाम्पल्स भी डेफिनेटली आईटी से ही रिलेटेड होंगे। तो एनकरेज डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स, एनकरेज रोल ऑफ पेडागोजी में सेकंड है एनकरेज डिफरेंट लर्निंग स्टाइल। तो डेफिनेटली डिफरेंट लर्निंग स्टाइल, जैसे आई ऑलरेडी अर्लियर टोल्ड यू कि लाइक केस स्टडीज हो गया, लाइव एग्जांपल्स हो गए, और हमारे क्या हो गए, प्रोजेक्ट्स हो गए, ठीक है, ग्रुप डिस्कशंस हो गए। तो इस तरीके से चीजों को लाकर हम हमारी डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स को लेकर हमारे स्टडी को, हमारे लेक्चर को, स्टूडेंट को एनकरेज कर सकते हैं। थर्ड इसमें है इनेबल्स लर्निंग फॉर स्टूडेंट्स विद स्पेशल नीड्स। विद स्पेशल नीड्स अगेन मैंने आपको क्या बोला, इससे पहले हम पढ़ चुके हैं इस चीज को। स्पेशल नीड्स यानी मेरा स्टूडेंट है, उसकी कमांड बहुत अच्छी है अपने सब्जेक्ट पे, उसकी सी पे तो बहुत अच्छी कमांड है, वो बहुत नॉलेज रखता है, बट उसका कम्युनिकेशन स्किल क्या है, पुअर है। अब जब उसका कम्युनिकेशन स्किल पुअर है तो वो इंटरव्यू में क्या करेगा,
उसे नॉलेज है, लेकिन आज के टाइम में करंट सिनेरियो की अगर हम बात करें तो हमें ओवरऑल डेवलप्ड स्टूडेंट या स्टाफ चाहिए होता है ना। स्टूडेंट नहीं, छोड़ो स्टूडेंट तो छोड़ो, हम कहीं इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो आपकी फॉर एग्जांपल आपकी कोई फर्म है, तो क्या आप ऐसे बंदे को वहां पे अपॉइंट करेंगे जिसे सब्जेक्ट का नॉलेज तो है लेकिन वो प्रेजेंटेबल नहीं है, उसका कम्युनिकेशन स्किल नहीं है? बिकॉज हम लोग सब चाहते हैं ना कि हमें मल्टीटास्किंग स्टाफ चाहिए, कि एक ऐसा बंदा जो कि बहुत अच्छी नॉलेज रखता है अपने सब्जेक्ट पे, बहुत अच्छी कमांड रखता है, लेकिन टाइम आने पे क्या करे, वो प्रेजेंटेबल भी हो, प्रेजेंटेशन दे सकता हो, उसका कम्युनिकेशन स्किल इतना अच्छा हो कि कभी हम क्लाइंट डीलिंग के लिए उसको भेजे तो वो हमारी डील क्रैक करके आए। होता है ना, ये एक फर्म में अगर आप ओनर हैं, आपकी फर्म है, तो डेफिनेटली बीइंग अ ओनर, ये आपकी एक्सपेक्टेशन अपने स्टाफ से होगी। आप ये नहीं सोचोगे कि इसकी सब्जेक्ट पे कमांड है तो बस सब्जेक्ट पे ही करे। आपको होगा कि हाँ ठीक है, मैं उसको फील्ड में नहीं भेजूंगा, लेकिन फिर भी मेरा स्टाफ या मेरा एम्प्लॉय मल्टीटास्किंग तो होना चाहिए। आजकल देखिए सिंपल सी बात है ना, आजकल टीचर्स भी तो मल्टीटास्किंग ही देख रहे हैं, हम देख रहे हैं ना, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, आज हम स्कूल में पढ़ा रहे हैं या कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, तो क्या हम सिर्फ पढ़ा ही रहे हैं? नहीं, हम सेमिनार्स भी ले रहे हैं, हम अदर करिकुलम एक्टिविटीज में भी पार्टिसिपेट करते हैं, हम स्पोर्ट्स में भी करते हैं। तो क्या हो गए, हम भी तो मल्टीटास्किंग हुए ना, हम भी मल्टीटास्किंग हैं। तो जब हम मल्टीटास्किंग हैं तो फिर हमारा स्टूडेंट भी मल्टीटास्किंग होना चाहिए। तो इन सब चीजों को देखते हुए हमें हमारे स्टूडेंट के जो भी स्पेशल नीड्स होती है लर्निंग में, लाइक मैंने उसको पढ़ाया, उसको डिलीवर करा, लेकिन अब मेरा स्टूडेंट समझ रहा है चीजों को या नहीं समझ रहा है, तो उसको उस अकॉर्डिंग मोल्ड करना, उसके उन चीजों पे फोकस करना जो उसकी वीक है, तो वो हमारा इसका एक अगेन पेडागोजी का एक क्या रोल हो गया। नाउ नेक्स्ट इज क्लैरिफाइज लर्निंग ऑब्जेक्टिव। लर्निंग ऑब्जेक्टिव को क्लैरिफाई करना। क्लैरिफाई लर्निंग ऑब्जेक्टिव यानी द स्टूडेंट स्टडीज अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट विद अ क्लियर ऑब्जेक्टिव ऑफ आउटकम सच एज गेनिंग स्किल्स एंड नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट। डेफिनेटली लाइक सब्जेक्ट को क्लैरिफाई करना। तो जैसे आज हम स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं, जैसे मैंने पाइथन पढ़ाया, तो अब पाइथन जब मेरा बच्चा पढ़ रहा है तो उसको कंसेप्ट क्लियर है कि उसे क्या करना है। उसे या तो कोडिंग में जाना है, उसे प्रोग्रामर बनना है, कोडिंग में जाना है, या उसे सॉफ्टवेयर डेवलपिंग फील्ड में जाना है। तो लाइक क्लैरिफाई लर्निंग ऑब्जेक्ट्स यानी हमारे पास जो बच्चा, हमारा जो क्लास में बच्चा है, जो हमारे पास बच्चा आ रहा है, तो एक बार जब हम उससे मिलते हैं, फर्स्ट टाइम उससे मिलते हैं, उससे बात करते हैं, तो डेफिनेटली उसके ऑब्जेक्ट्स को हमें ऑब्जर्व करना चाहिए कि इसके ऑब्जेक्ट क्या हैं। क्योंकि बाद में जब हम फिल्टर करेंगे, या जैसे अब 12 सब्जेक्ट्स हैं, 12 सब्जेक्ट्स हम पढ़ा रहे हैं या पढ़ रहे हैं, लेकिन क्या 12 सब्जेक्ट्स में एक टीचर के अलावा तो कोई भी नहीं होता है जो सब में स्पेशलाइजेशन करता है? टीचर तो इसलिए करते हैं क्योंकि हर बार हर सेमेस्टर में सब्जेक्ट चेंज हो जाते हैं, तो डेफिनेटली पढ़ना ही पड़ेगा ना। ये तो आपको भी पता है होगा स्टूडेंट्स, क्योंकि आप लोग भी कहीं ना कहीं पढ़ा ही रहे होंगे या कहीं ना कहीं टीचिंग के उसमें रहे होंगे, और मुझे भी पता है बिकॉज शफल हो जाते हैं, सब्जेक्ट चेंज हो जाते हैं, स्विच हो जाते हैं, अपना सब्जेक्ट तो मिलता ही नहीं है किसी भी सेमेस्टर में सेम। तो आपका जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव है वो क्लियर होना चाहिए कि ये कोडिंग कर रहा है तो इसको आगे प्रोग्रामिंग में जाना है, प्रोग्रामर बनना है, तो उसका फिर इससे क्या होगा कि उसका वो कंसेप्ट, वो बेसिक कंसेप्ट फंडामेंटल बिल्कुल क्लियर होके होगा, और वो उसको क्लियर लेकर चलेगा, जिसमें कि हमारा भी एक मेन रोल होता है। नाउ नेक्स्ट, हाउ डज पेडागोजी इम्पैक्ट द लर्नर। पेडागोजी लर्नर्स को कैसे इम्पैक्ट करती है? अभी तक मैंने जितनी स्लाइड्स आप लोगों को दी, यानी 10 स्लाइड्स जो मैंने पढ़ाई या बताया, तो उसमें कुछ समझ में आया कि लाइक बेसिकली देखिए, अगर मैं बात करूँ ना, गोल 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 घूम रहे हैं हम चीजों में, है ना, लेकिन बात एग्जैक्टली बात क्या हो रही है? बात तो यही हो रही है, टीचिंग और लर्निंग, डिलीवरी और गेनिंग। यानी बीइंग अ टीचर हमें कैसे डिलीवर करना चाहिए, हमें हमारे स्टूडेंट को कैसे समझाना चाहिए, और एक परफेक्ट, एक अच्छा टीचर वही होता है जो कि सब्जेक्ट को, स्टूडेंट को इस तरीके से डिलीवर करे कि वो सब्जेक्ट ना लग के उससे मतलब लाइक इंटरेस्ट क्रिएट हो जाए। कोई बच्चा है और वो उसके पेरेंट्स ने उसको
बोला कि नहीं तुम्हें तो आईटी ही लेना है, अब वो आईटी में आ गया, लेकिन वो तो इंटरेस्टेड ही नहीं है, उसे तो साइंस पसंद है। तो इट्स आवर ड्यूटी, इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि उसकी चॉइस क्या है, साइंस है ना, तो हम एक दो एग्जाम्पल साइंस के लेके पढ़ा दें। हम कंप्यूटर्स को इस तरीके से उसको ब्रीफ करें या उसको समझाएं या उसका इंटरेस्ट क्रिएट करें कि ये क्या है, इट्स जस्ट अ साइंस, नथिंग एल्स, यार ये भी तो साइंस ही है, तो तुम ये टेंशन मत लो कि तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें इधर डाल दिया। हाउ डज पेडागोजी इम्पैक्ट द लर्नर? ठीक है, अब पेडागोजी जो सब्जेक्ट है वो स्टूडेंट्स को कैसे, लर्नर्स को कैसे इम्पैक्ट करता है, तो फर्स्ट है स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच। देखिए पेडागोजी में हमें स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच पे फोकस करना होता है, यानी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, हमारी ड्यूटी बनती है कि हम हमारे स्टूडेंट्स को कैसे पढ़ाएं, लाइक स्टूडेंट को सेंटर्ड, यानी उसके अकॉर्डिंग वो जैसे सीखना चाह रहा है, पढ़ना चाह रहा है, या जैसे भी उसके दिमाग में वो चीज फिट हो, लाइक हम उसको ऐसे पढ़ाएं। मैं गई, मैंने बोर्ड पे लिख दिया और मैंने उनको बोला कि आप इसको कॉपी कर लो, उससे क्या होगा, वो उनके रजिस्टर में तो गया लेकिन वो उसको पढ़ेंगे नहीं डेफिनेटली। तो मैं क्लास में गई, मैंने वहां बोर्ड पे कुछ नहीं लिखा, मैंने उनको एक एग्जाम्पल दिया, अब मैंने उनसे बोला कि एग्जाम्पल जितना समझ में आया है उसके अकॉर्डिंग एक पैराग्राफ में इसकी समरी लिख लो। तो क्या हुआ, मैंने स्टूडेंट को सेंटर्ड करा, उनको अप्रोच करा, मैंने उनसे बोला कि समरी कौन लिखेगा, आप लिखेंगे, मैं नहीं लिखूंगी, मैंने क्या करा, मैंने तो सिर्फ समझा दिया है, मैंने आपको एक टॉपिक दिया उसको समझा दिया, आप अपनी लैंग्वेज में, तो क्या है फिर डेफिनेटली उनको जो समझ में आया वो उसको लिखेंगे ना, तो उस पर उनका फोकस होगा। सेकेंड, एनकरेज टीम वर्क, अगेन ये भी हम पर बात कर चुके हैं कि एनकरेज टीम वर्क, यानी मैंने 40 स्टूडेंट्स को इंडिविजुअली नहीं बोला, मैंने उनके 5-5 बच्चों का ग्रुप बना दिया, ग्रुप बनाने के बाद अब उनकी ये टीम वर्क हो गया कि कौन सी टीम फर्स्ट आएगी सेकंड आएगी, क्योंकि अगर मैं इंडिविजुअली पढ़ाती हूँ, इंडिविजुअली बोलती हूँ, तो जो स्टूडियस हैं, जो स्टूडियस स्टूडेंट्स रहे हैं मेरे, वो तो पढ़ेंगे डेफिनेटली, क्योंकि वो तो टॉप करने का उनमें तो एक जील होता है कि हमें टॉप करना है ये, लेकिन जो डम है वो तो डम ही रह गए ना, जो डम है वो डम रह गए, जो इंटेलिजेंट है वो इम्प्रूव हो गए। तो ऐसा नहीं करना है, हमें एनकरेज करना है टीम वर्क को। टीम वर्क को एनकरेज करने से क्या होगा कि जो डम है वो भी एक्टिव मोड में आएंगे, ठीक है, क्योंकि अगर उस टीम में एक स्टूडेंट स्टूडियस है तो वो बाकियों को भी तो, क्योंकि उसे तो टीम को जिताना है ना, तो ग्रुप पूरा काम करेगा तभी तो टीम जीतेगी, तो टीम को जिताने के लिए तो सबको कोलैबोरेट होकर काम करना पड़ेगा, तो डेफिनेटली डम को भी तो एक्टिव होना ही पड़ेगा। तो दैट इज एनकरेज टीम वर्क को एनकरेज करना। कंटिन्यूअस असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, इसमें तो मुझे बिल्कुल वो मिला हुआ है, टैग है, मेरे स्टूडेंट्स कहते हैं कि असेसमेंट देने में तो आपसे ज्यादा कोई है ही नहीं, इतने असाइनमेंट्स देती हो, इतने कभी कभी असाइनमेंट असेसमेंट्स ले लेती हो, मतलब इतना परेशान करते हो आप तो हमें मैम। तो मैं क्लास में जाती हूँ, स्टार्ट करती हूँ पढ़ाना, उससे पहले मैं असाइनमेंट दे देती हूँ, मैं जो टॉपिक पढ़ाती हूँ उससे पहले असाइनमेंट देती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैं 45 मिनट्स में ये टॉपिक खत्म कर दूंगी। तो जाते समय तो क्या इंटरेस्ट नहीं होता, पहले जब बच्चों के पास 10 क्वेश्चन होते हैं असाइनमेंट के और पता होता है कि ये 2 दिन में टॉपिक खत्म हो रहा है और 2 दिन के बाद तीसरे दिन ये टेस्ट लेंगी, असेसमेंट होगा, ठीक है, तो डेफिनेटली क्या होगा, क्योंकि असाइनमेंट भी खुद को ही करना है ना, मैं तो नहीं दे रही हूँ, कोई स्पून फीडिंग वाला तो सीन ही नहीं है। तो क्या करेंगे फिर, वो 45 मिनट्स प्रॉपर तरीके से पढ़ेंगे, क्योंकि पढ़ना पड़ेगा, खुशी में पढ़े या मजबूरी में पढ़े, उन्हें पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि पता है 10 क्वेश्चन दे रखे हैं, अब पढ़ेंगे तभी तो इनके आंसर करेंगे, आंसर करेंगे तभी तो नेक्स्ट डे हम असेसमेंट देंगे। तो असेसमेंट, कंटिन्यूस असेसमेंट तो बहुत रिक्वायर्ड है, क्योंकि अदरवाइज तो वो बुक्स है ना उनमें धूल लगी रहती है और वो कब निकलती है, जब फाइनल एग्जाम का हमारा टाइम टेबल आ जाता है, ठीक है। नाउ द फोर्थ इज डेवलप्स consonant skills. It helps student to develop consonant skills using evaluation, detailed analysis, comprehension and application of the courses, ठीक है। इसमें लाइक क्या कर रहे हैं हम, स्टूडेंट को ओवरऑल डेवलप, उसके स्किल को डेवलप करना, लाइक कि मैंने आज आईटी अपना सब्जेक्ट सेलेक्ट करा, क्यों,
क्योंकि मुझे टीचर बनना था। अगर मुझे टीचर बनना है तो मेरा स्किल क्या होना चाहिए, डिलीवरी स्किल, यानी किसी भी चीज को एक्सप्लेन करने का नॉलेज मुझे अच्छा होना चाहिए। ये मेरा इस पे फोकस होना चाहिए कि मुझे मेरा सब्जेक्ट पता है, मुझे मेरे सब्जेक्ट का नॉलेज है, लेकिन मुझे मेरा करियर किस में बनाना है, टीचिंग में बनाना है। तो बीइंग अ टीचर मेरे में क्या क्वालिटी होनी चाहिए, मैं प्रेजेंटेबल, डिलीवर लेक्चर डिलीवर करने में परफेक्शन होना चाहिए। तो ये सारी चीजें हमारी क्या होती है, पेडागोजी जो इम्पैक्ट द लर्नर जो होता है उसके ही ये फीचर्स होते हैं। नाउ द नेक्स्ट स्लाइड इज एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग कंप्यूटर साइंस। नाउ अब ये पर्टिकुलर स्लाइड क्या है, हमारा कंप्यूटर साइंस से है। तो एक बार इसको रीड कर लेते हैं, देन आई एक्सप्लेन। ठीक है। The purpose of computer science teaching in school is to enable students to grasp the basic knowledge needed for from further study of computer science and the related technology, and to understand its application. Also, it should help the learners acquire the skill of practical utility, develop the capacity or to think further, and apply those skills in the real life situations. As the technology makes the world shrunk day by day, it is essential that the students are made to be aware of modernization along social lives of industry, agricultural, national defense, national, international affairs. No field in the world at present can claim to be free of technology touch, and with technology can achieve to any height. Now, पूरे पैराग्राफ को पढ़कर एक छोटी सी समरी बता दूं आपको। ठीक है। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग कंप्यूटर साइंस। ठीक है, कंप्यूटर साइंस हमारे सब्जेक्ट्स में लाइक राजस्थान बोर्ड में या सीबीएसई एनसीईआरटी की हम बात करें तो हमारे सब्जेक्ट्स में बहुत बाद में आया है, जबकि हमारा जो करंट टाइम है, करंट सिनेरियो चल रहा है, वो क्या है, पूरा आईटी बेस्ड है, टेक्नोलॉजी बेस्ड है। अभी तो हम रोबोट्स की बात कर रहे हैं, कुछ टाइम में मेड्स की जगह रोबोट्स काम करेंगे, कर रहे हैं ना, एआई पे काम चल रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। कई जगह तो रोबोट सिस्टम हो ही गया, सेंसर्स, दैट इज रोबोट। क्या आप जा रहे हो गेट खोलने के लिए, सेंसर से गेट ओपन हो जाता है, होता है ना, तो क्या है, एआई, टोटली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। तो जब पूरा वर्ल्ड, पूरी चीजें, कोई भी फील्ड, अगर हम बात करें हमारे डिफेंस की, हमारी एग्रीकल्चर, नेशनल इंटरनेशनल अफेयर्स, हमारा इंडस्ट्री, हमारा लाइक स्कूल्स, एजुकेशन सिस्टम हो गया, हमारा इंटरटेनमेंट सिस्टम हो गया, कोई भी फील्ड ऐसा नहीं है जो कि कंप्यूटर साइंस या टेक्नोलॉजी से अनटच्ड रहा हो, जहां पे इसकी जरूरत नहीं हो। आज फार्मेसी है, हमारे इतने एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, आज हमारे साइंटिस्ट हैं, हमारे मेडिकल साइंस है, मतलब लाइक एवरीवेयर। तो हम तो बहुत लकी हैं क्योंकि हम जिस फील्ड से हैं, जिस फील्ड के हम टीचर्स हैं, या जिस फील्ड में हमारा करियर है या हम हमारा करियर बना रहे हैं, वो एक ऐसा फील्ड है जो कि इतना डिमांड में है कि कोई भी हमारा एरिया जो है वो इससे बचा हुआ नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि डिफेंस में टेक्नोलॉजी यूज नहीं हो रही है, हम ये नहीं कह सकते कि मेडिकल में टेक्नोलॉजी यूज नहीं हो रही है, हम ये नहीं कह सकते कि इंटरटेनमेंट वर्ल्ड में टेक्नोलॉजी यूज नहीं हो रही है, क्योंकि थ्रू 3D 2D एनिमेशन देखते हैं ना, मूवीज में एनिमेशन, एनिमेटेड मूवीज देखते हैं, बाहुबली में देखे थे ना कितने तगड़े तगड़े एनिमेशंस थे। तो फिर तो कोई भी चीज हमारी टेक्नोलॉजी से दूर नहीं है। तो जब टेक्नोलॉजी हर जगह है तो डेफिनेटली उसको स्कूल सिलेबस में, उसको कॉलेज सिलेबस में लाना, उसके इम्पोर्टेंस को समझना, करना, ये बहुत जरूरी है। तो कंप्यूटर साइंस को टीचिंग ऑफ कंप्यूटर साइंस जो रहा, उसका मेन ऑब्जेक्ट और एम यही है, क्योंकि हर जगह तो हमारा बच्चा क्या है, अगर स्कूल लेवल पे नहीं पढ़ा
आज एनसीईआरटी में चीजें चल रही हैं, मतलब लाइक अब जाके थोड़ा अच्छे लेवल पे आई हैं, लेकिन अभी भी हम बात करें कि हमारे स्टेट बोर्ड्स जो होते हैं वहाँ पे सिलेबस में नहीं है कई जगह प्रॉपर चीजें। तो अगर हमारा बच्चा नहीं पढ़ेगा तो हम 12th के बाद उससे क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि डायरेक्ट वो कोडिंग सीख जाए, डायरेक्ट वो स्पेशलाइज कंप्यूटर साइंस में बिल्कुल मास्टर हो जाए। अरे हाउ इज इट पॉसिबल? हम बचपन से हिस्ट्री पढ़ते हुए आ रहे हैं, बचपन से हिंदी पढ़ रहे हैं, इंग्लिश पढ़ रहे हैं, तभी तो जाके आगे लिटरेचर सब्जेक्ट ले रहे हैं, या हम साइंस पढ़ते हुए आ रहे हैं बचपन से, तभी तो हम साइंटिस्ट बन रहे हैं। तो जब हम कंप्यूटर साइंस पढ़ नहीं रहे तो फिर हम ऐसा क्यों एक्सपेक्ट करेंगे? बच्चों से पढ़ा नहीं रहे, हम सिलेबस में रख नहीं रहे। तो इसलिए इन सब चीजों को देखते हुए, इसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को समझते हुए, कंप्यूटर साइंस को एक टीचिंग सब्जेक्ट मतलब लाइक एक सब्जेक्ट के रूप में हमारे इंट्रोड्यूस किया गया और अब उस पर वर्क हो रहा है। कंप्यूटर साइंस स्कूल सब्जेक्ट में कैसे कंसीडर किया जाता है? अ बॉडी ऑफ नॉलेज, डेफिनेटली कंप्यूटर साइंस बॉडी ऑफ नॉलेज, क्योंकि लाइक हम जो भी पढ़ रहे हैं, अगर मैं बात करूं कि हमने हिंदी में कोई पोइट्री पढ़ी, उस पोइट्री का यूज, देखिए मैं किसी सब्जेक्ट को ये नहीं कह रही कि ये सब्जेक्ट अच्छा नहीं है, मैं ये नहीं कह रही कि वो सब्जेक्ट यूजफुल नहीं है। हर चीज की अपनी वैल्यू होती है कि हमारी फैमिली में है तो हमारी फैमिली में दादी की भी वैल्यू है, मम्मी की भी वैल्यू है, हमारी भी वैल्यू है, बच्चों की भी वैल्यू। कोई भी एक जना नहीं होता है तो उस दिन उसकी कमी खलती है ना। तो ऐसा नहीं है, हमारे सारे सब्जेक्ट वैल्यूएबल है, सबकी बहुत अच्छी बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है, नीड है, वैल्यू है। बट मैं फिर भी हमारे सब्जेक्ट पे, मेरे सब्जेक्ट को फोकस कर रही हूँ, क्योंकि अ बॉडी ऑफ नॉलेज, बिकॉज क्योंकि कंप्यूटर साइंस इज द ओनली सब्जेक्ट जो कि करंट सिनेरियो में काम आ रहा है, जिसका कि आने आगे फ्यूचर में भी वर्क है। हम जितने हाईटेक होंगे, हमारा देश जितना हाईटेक होगा, हम जितने डेवलपिंग एंड डेवलपमेंट कंट्री बनेंगे, उतना हमारी टेक्नोलॉजी इंप्रूव होगी, और टेक्नोलॉजी इंप्रूव होगी तो हमारे बच्चों का जो बेसिक नॉलेज है, टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी बेस्ड नॉलेज है, वो स्ट्रांग होगा। तो इसलिए कंप्यूटर साइंस को बॉडी ऑफ नॉलेज हम कह सकते हैं। और लाइक कंप्यूटर साइंस इन स्कूल सब्जेक्ट शुड बी कंसीडर्ड, लाइक कंप्यूटर साइंस को स्कूल सब्जेक्ट में जो कंसीडर किया गया है वो बॉडी ऑफ नॉलेज के लिए के नाम से भी किया गया है, मतलब कहा गया है। सेकेंड है एन एटीट्यूड टूवर्ड्स लाइफ थिंकिंग एंड ग्रोइंग, एन एटीट्यूड टूवर्ड्स लाइफ थिंकिंग एंड ग्रोइंग। व्हाई? Technology, because technology is the only subject where we think and we improve. Okay, we think and we improve. कैसे? पहले हमें जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि एक एग्जांपल हम क्या लें टेक्नोलॉजी का, लाइक चलो ठीक है, वॉशिंग मशीन है। जब पहले इन्वेंट हुआ, सबसे पहले तो ये हुआ कि यार हाथ से कपड़े धोते थे, उसके बाद टेक्नोलॉजी थोड़ा इम्प्रूव हुई और वॉशिंग मशीन बनी, तो जिसमें हमने पानी डाला टैप से और सर्फ हमने डाला, हाथ से सर्फ डाला उसमें स्पून से लेकर, और फिर हमने कपड़े डाल दिए उसमें काउंट करके 5 10 15 जो भी डालना है, और उसको बंद करा, एक टाइमर सेट करा और उतनी देर बाद कपड़े हो गए। फिर हमने उन कपड़ों को बाहर निकाला, उसको खंगाला और उसको ड्रायर करा और सुखा दिया। ठीक है, अब ये तो एक बेसिक चीज हमने बनाई, बट फिर क्या हुआ, उसमें रिक्वायरमेंट आई, यानी थिंकिंग और लर्निंग, उसमें नीड आया कि ये सब चीजें अगर हम कर रहे हैं तो हमारा उतना टाइम तो लग ही रहा है ना, उसमें टाइम तो लग ही रहा है। टैप चलाओ, पानी डालो, ये करो, वो करो, सर्व करो, फिर निकालो, फिर खंगालो, तो फिर हमारा टाइम तो नहीं बचा। तो जब हमने कोई चीज डेवलप करी तब उसके बाद उसमें कुछ कमियां आई, उन कमियों को दूर करने के लिए हमने क्या करा, उसका एक नया वर्जन बनाया जिसे हम ऑटोमेटिक कह सकते हैं कि लाइक हमने उसमें सब कुछ वहां पे फिक्स्ड है, हमने डाल दिया, ऑन कर दिया, अब बस भूल जाओ, 1 1.5 घंटे बाद कपड़े निकाल के बस हमें उसको थोड़ा सा धूप दिखाना होता है, कपड़े धुल जाते हैं। लेकिन ऑटोमेटिक, फुली ऑटोमेटिक मशीन कब आई? जब हमने एक बेस तैयार करा, एक बेस बना और उस बेस में कमियां आई, उन कमियों को दूर करने के लिए हम जब इम्प्रूव करते गए तभी तो हम इस चीज पे पहुंचे। ठीक है ना? तो दैट इज एन एटीट्यूड टूवर्ड्स लाइफ थिंकिंग एंड ग्रोइंग। कंप्यूटर साइंस क्या है? एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसा एटीट्यूड है लाइक कि जिसमें हम सोचेंगे तभी हम ग्रो करेंगे। ठीक है, मतलब हर लेवल,
अगर हम सोचेंगे नहीं तो हम ग्रो भी नहीं कर सकते। बिकॉज अगर मैं ये बोलूँ कि मैंने तो फॉक्सट्रो पढ़ी थी, मैंने तो डॉस और फॉक्सट्रो पे काम किया था, देन व्हाई आई एम गोइंग फॉर सी। मैंने सी पढ़ ली, अब मैं सी प्लस प्लस पे क्यों जाऊं, मैं जावा पे क्यों जाऊं, मैं पाइथन पे क्यों जाऊं, मशीन लर्निंग पे क्यों जाऊं। लेकिन मुझे जाना पड़ेगा अगर मुझे आगे ग्रो करना है तो। मेरा फील्ड ऐसा है कि मुझे डे बाय डे चीजों पे आगे मूवमेंट करना पड़ेगा, इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा, अगर मुझे एक्टिव और लाइक ग्रोइंग मोड में, लर्निंग मोड में रहना है तो। नेक्स्ट है अ टूल फॉर द वर्कमैन। अ टूल फॉर द वर्कमैन यानी हमारे स्टूडेंट, हमारे स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं, कुछ बच्चों की कंडीशन ऐसी होती है जिसमें हमें हमें भी पता होता है कि आफ्टर 12th ये कहीं ना कहीं जॉब करेंगे, बिकॉज इनका फैमिली इनको अलाउ नहीं कर रहा है, फैमिली बैकग्राउंड अलाउ नहीं कर रहा है कि ये सिर्फ एक स्मूथली स्टडी करें और उसके बाद एक ग्रेजुएशन या मास्टर्स के बाद ही अपनी एक जॉब को, करियर को सेटल करें। तो हमें पता है। तो अ टूल फॉर वर्कमैन लाइक कि जो बच्चा जॉब करेगा और जिसकी रिक्वायरमेंट है, जिसकी नीड है जॉब करने की, तो यहाँ पे हम उसे बेसिक्स नॉलेज, यानी अगर वो सी सीख रहा है, हमारे सिलेबस में इंट्रोड्यूस्ड है, वो बेसिक एमएस ऑफिस की नॉलेज ले रहा है, एक्सेल पे काम कर रहा है, उसको टैली पे कमांड हो रहा है, जो जो हमारे, मतलब मैं बात कर रही हूँ स्कूल सिलेबस पे, तो स्कूल सिलेबस में जो चीजें उसने पढ़ी हैं, तो वो एक टूल हो गया उसके लिए वर्कमैन का, कि अगर वो 12th के बाद अपनी ग्रेजुएशन की स्टडी के संग कहीं जॉब करने जाता है तो किसी भी अकाउंटेंट फॉर्म में जॉब कर सकता है, उसकी टैली पे कमांड है, तो अगर उसे एक्सेल का नॉलेज है, एमएस ऑफिस का नॉलेज है, तो किसी स्कूल में वो बैक ऑफिस में काम कर सकता है आफ्टर स्कूलिंग। तो ये क्या है, कंप्यूटर साइंस क्या है, अ टूल फॉर द वर्कमैन। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट स्लाइड इज नीड फॉर टीचिंग कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस पढ़ाने की क्या नीड थी, या क्या नीड फील हुई, या व्हाई वी इंट्रोड्यूस कंप्यूटर साइंस एज आवर सब्जेक्ट। तो इसके लिए एक डेफिनेशन, मतलब लाइक एक मैं नोट पढ़ती हूँ। Education is essential for both employment and entrepreneurship, says Dr. Abdul Kalam to a school student's question. ठीक है, जो डॉक्टर अब्दुल कलाम जी थे, उन्होंने कहा था कि एजुकेशन जो एसेंशियल है फॉर बोथ, एजुकेशन एसेंशियल्स जो है रिक्वायर्ड है बोथ एंटरप्रेन्योरशिप और एम्प्लॉयमेंट, यानी अगर हमें बिजनेस करना है या जॉब करनी है तो उसमें हमारी एजुकेशन एसेंशियल्स क्या है, अच्छे हमारा मतलब लाइक होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए। देखो एंटरप्रेन्योर कैसे बनोगे, एंटरप्रेन्योर बनने के लिए क्या होना चाहिए, डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए। बिना नॉलेज के आप मालिक बन गए तो आपके तो स्टाफ आपको बेवकूफ बना जाएगा। ठीक है, लोग कहते हैं ना बिजनेस आसान होता है, बिजनेस आसान नहीं होता है, वो तो और टफ होता है। एम्प्लॉयमेंट में तो क्या है कि हमें एक पोस्ट दी, हम उस पोस्ट की नॉलेज ली और हमने उस पर काम करना शुरू कर दिया। लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप में क्या होता है, हम तो होलसोल है ना, सही डिसीजन और गलत डिसीजन किसके हुए, हमारे ही हुए। तो लाइक एजुकेशन इज एसेंशियल फॉर बोथ, एजुकेशन मस्ट है, कंप्यूटर साइंस एजुकेशन मस्ट है बोथ एम्प्लॉयमेंट यानी आप जॉब करते हैं, और एंटरप्रेन्योरशिप यानी कि आप बिजनेसमैन बनते हैं या अपना खुद खुद का कुछ स्टार्टअप करते हैं, तो दोनों ही जगह हमें एजुकेशन की रिक्वायरमेंट है, और एक अच्छी एजुकेशन उसकी लेवल की रिक्वायरमेंट है। Next, in the global automotive industry, almost all major systems like engine transmissions, powertrains, braking systems are controlled through computer. अब अगेन देखिए, कंप्यूटर साइंस की इससे पहले वाले स्लाइड में भी, मतलब इससे पहले के लास्ट टू लास्ट स्लाइड में भी मैं आपको ये चीज बता चुकी थी कि कंप्यूटर साइंस की रिक्वायरमेंट क्यों है, क्योंकि अभी कोई भी चीज, कोई भी फील्ड हमारा टेक्नोलॉजी से, आईटी से अनटच्ड नहीं है कहीं पे भी। अगर हम बात करें कि स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, एक स्कूल एग्जामिनेशन, आपका जो एग्जामिनेशन कंट्रोलर वाला वो हो गया, सेगमेंट हो गया, आपकी पावर ट्रेन्स हो गई, आपका ट्रांसमिशंस हो गए, इंजन हो गए, कोई भी ऐसी जगह नहीं है जो टेक्नोलॉजी के बिना है। तो हर जगह टेक्नोलॉजी क्या है, टेक्नोलॉजी तो एग्जिस्ट कर रही है, यानी
मैं इंडिया में रहूं, मैं यूएस में रहूं, मैं पानी के अंदर रहूं, मैं पानी के बाहर रहूं, मैं एयर में रहूं, मुझे क्या चाहिए? ब्रीदिंग के लिए ऑक्सीजन तो चाहिए ना। तो राइट नाउ दिस टाइम, this in this current scenario, technology is just like the oxygen for for all of us, not for students, not for me, not for you, not for student, not, it's a oxygen, it's working as a oxygen for all of us, हम सबके लिए, हमारे सिस्टम के लिए, वर्किंग के लिए, प्रोग्रेस के लिए, डेवलपमेंट के लिए, नॉट इन इंडिया, यहाँ ही नहीं, हम फॉरेन कंट्रीज की भी बात करें तो टेक्नोलॉजी क्या हो गया हमारे लिए, एक ऑक्सीजन की तरह हो गया है कि उसके बिना हम एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए जब टेक्नोलॉजी इतना मस्ट है तो हमारे स्कूल सिलेबस में कंप्यूटर साइंस की टीचिंग को इंट्रोड्यूस किया गया, उसे इम्पोर्टेंस दिया गया और उसकी नीड को समझा गया कि ये इतना हमारे लिए यूजफुल क्यों है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस पढ़ाने के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं या होने चाहिए? देखिए, ये बहुत लंबा सा पैराग्राफ है, आप स्क्रीनशॉट चाहें तो ले लें, आपके नोट्स के लेवल पे काम आ जाएगा। बाकी यहाँ तो सारा एमसीक्यूज का काम है, बट फिर भी आप चाहें तो, क्योंकि मैंने बहुत उससे बनाए हैं मेहनत से। ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग कंप्यूटर साइंस, देखिए इसमें दो ही ऑब्जेक्टिव्स हैं। The student who terminate their study with school needs to be equipped with the vocational skill in order to help them get a job in one factor. दो ऑब्जेक्टिव्स हैं कंप्यूटर साइंस के। पहला ये है, वो स्टूडेंट्स जिनको कि ये पता है कि वो 12th के बाद अपनी स्टडी को टर्मिनेट करेंगे, जॉब करेंगे, और जॉब करना उनकी क्या है, लाइक वो वोकेशनल स्किल्स लर्निंग करेंगे या अपना किसी एक स्किल को स्ट्रॉन्ग करके जॉब करेंगे, क्योंकि वो उनकी रिक्वायरमेंट है या नीड है। तो ऐसे केस में भी कंप्यूटर साइंस उनके लिए यूजफुल है। कैसे है? डेफिनेटली, हम एमएस ऑफिस सीख रहे हैं तो आजकल तो हर ऑफिस में काम किस में हो रहा है, कोई भी ऑफिस है उसका बैक ऑफिस वर्क तो एमएस ऑफिस में ही चल रहा है ना, एक्सेल, एक्सेस, पावर पॉइंट, एमएस वर्ड, ये सारी चीजें। तो जब हमारे बच्चे को इस चीज की नॉलेज है तो वो डेफिनेटली अपनी स्टडी टर्मिनेट करने के बाद 12th के बाद कहीं भी बैक ऑफिस का जॉब तो कर सकता है ना इजीली, उसे तो कहीं कोई प्रॉब्लम आएगा ही नहीं। तो उसे कोई वोकेशनल स्किल्स की रिक्वायरमेंट हुई नहीं, हुई ना, बिकॉज उसका तो एक बेस यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हो गया है। नाउ द सेकेंड, the other factor is learning community which goes the higher education should be provided with a good and strong foundation of computer science in the school itself। यानी हम यहाँ पे सी पढ़ रहे, अभी तो जो नया सिलेबस आ गया उसमें एआई भी आ गया है, उसमें पाइथन भी आ गया है और थोड़ा बहुत मशीन लर्निंग भी हमारा इंट्रोड्यूस हो गया। तो अब क्या है कि अब जो बच्चा हमारा 12th में है तो वो सी पढ़ चुका है, वो C++ पढ़ चुका है, तो उसका क्या हो गया, फंडामेंटल बेस क्या हो गया, क्लियर हो गया। तो जो फंडामेंटल बेस क्लियर हो गया है तो अब उसे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब वो हायर स्टडीज पे अपनी कम्युनिटी आगे बढ़ता है, आईटी में अपना करियर बनाता है, तो उसका एक फंडामेंटल बेस क्लियर है, अब वो उससे आगे ही ग्रोथ करेगा। ऐसा नहीं है कि 12th के बाद क्या कर रहा है, वो सी सीख रहा है या सी पढ़ रहा है या बेसिक चीजें पढ़ रहा है। वहां पे क्या हुआ, यहाँ पे उसका गोल क्लियर है, उसका बेस क्लियर है, अब वो उससे आगे ही इंप्रूव करेगा या मूवमेंट करेगा। नेक्स्ट स्लाइड, द ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग कंप्यूटर इन स्कूल आर एज फॉलो। पहला, the main objective teaching computer science must ensure better match between the industry requirement and definitely यार देखो, एक चीज बताओ, मैंने कोई चीज पढ़ी, ठीक है, लेकिन उसका बाहर जाके कोई यूज नहीं है। मतलब मैं जॉब को सर्च कर रही हूँ और जॉब को सर्च करने में उसका कोई यूज नहीं आ रहा है, मतलब मैंने जो पढ़ा वो चीज वो मेरे उस जॉब प्रोफाइल में कहीं काम नहीं आ रही है, तो क्या वो मतलब लाइक यूजफुल रही मेरी स्टडी? नहीं रही ना, उसका तो कोई यूज ही नहीं है, तो फिर मैंने क्यों पढ़ा, सिर्फ डिग्री लेने के लिए? ऐसा नहीं।
बट हमारे कंप्यूटर साइंस में, हमारे सब्जेक्ट में क्या होता है कि हमारा तो मेन ऑब्जेक्टिव ही कंप्यूटर साइंस टीचिंग का जो मेन ऑब्जेक्टिव है कि जो हमारी इंडस्ट्री, जो हमारा बाहर मार्केट डिमांड कर रहा है, हम हमारे बच्चों को, हमारे स्टफ को उस अकॉर्डिंग तैयार करके इंडस्ट्री के सामने रिप्रेजेंट करें कि अभी आपको मशीन लर्निंग में रिक्वायरमेंट है, एआई पे काम करने के लिए बच्चे चाहिए, तो हमारे तो स्कूल सिलेबस में ही बच्चों ने एआई पे काम करना, रोबोटिक्स पे काम करना शुरू कर दिया। तो क्या हुआ कि हमने इंडस्ट्री को क्या चीज डिलीवर करी जो कि उनकी रिक्वायरमेंट है, तो हमारे बच्चों को एम्प्लॉयमेंट के लिए भी परेशान नहीं होना पड़ा और इंडस्ट्री को भी अपने लाइक वर्किंग के लिए इधर उधर स्टाफ या वो ढूंढने में प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि हम एक अच्छा स्टफ इंडस्ट्री को डिलीवर कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट। एक इंडस्ट्री की जो करंट रिक्वायरमेंट्स है उसके अकॉर्डिंग हमारा स्टफ तैयार हो रहा है, हमारी यूथ, हमारे बच्चे तैयार हो रहे हैं, वो नॉलेज वो गेन कर रहे हैं जो कि करंट टाइम में मार्केट में रिक्वायर्ड है। The second point is the teaching of computer should make a phenomenal effect of the learners. Like कंप्यूटर साइंस जब टीचिंग मतलब लाइक कंप्यूटर साइंस जब बच्चा पढ़ रहा है, पर हम पढ़ा रहे हैं, तो उसके इफेक्ट्स तो उसमें दिखने ही है। वो एक नॉर्मल दूसरे स्टूडेंट से, अगर कोई आईटी का स्टूडेंट है तो दूसरे स्टूडेंट से ज्यादा शार्प होगा, बिकॉज उसको टेक्नोलॉजी की, करंट मार्केट की डिमांड की, इंडस्ट्री की एक्स्ट्रा नॉलेज होगी, क्योंकि वो आईटी का स्टूडेंट है, उसे पता है कि आगे क्या क्या चीजें इनोवेटिव हो रही हैं या करंट में क्या चीजें चल रही हैं। या मैं बात करूं कि रिजल्ट रिजल्ट बनाए क्लास में, अगर वो स्टूडेंट आईटी का है तो उसे पता है कि इसमें हमने कौन सी कोडिंग करी, हमने इफ लगाया, फॉर लूप लगाया, क्या लगाया, कैसे करके हमारा रिजल्ट कैलकुलेट होता है, ये कौन सी प्रोग्रामिंग करके हम वर्किंग करते हैं, तो डेफिनेटली हमारा बच्चा दूसरे स्टूडेंट से तो थोड़ा इम्प्रूव और अच्छा है ही। तो ये कुछ हमारे ऑब्जेक्टिव्स थे टीचिंग कंप्यूटर साइंस स्कूल आर एज फॉलोज। ठीक है, ये थे, मैंने आपको समझाया ये। अब कंप्यूटर साइंस को स्कूल में जब हम पढ़ा रहे हैं तो डिफरेंट लेवल्स पे स्कूल में इसका सिलेबस रहता है और टीचिंग मेथड्स रहते हैं। अब हम इसमें 3 लेवल होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी। ठीक है, तो नाउ वी स्टार्ट विद द प्राइमरी लेवल, कि प्राइमरी लेवल में हम कैसे स्टडी करवाते हैं या किन मेथड्स के थ्रू पढ़ाते हैं। प्राइमरी लेवल, अब हम बात करते हैं प्राइमरी लेवल की। तो प्राइमरी लेवल पे हम बच्चों को क्या पढ़ा रहे हैं? एट प्राइमरी लेवल द कंप्यूटर इज बीइंग यूज्ड टू डिस्प्ले द लेसन इन द फॉर्म ऑफ राइम्स, गेम्स, ब्राउजिंग एंड इंटरैक्टिव मोड। अब प्राइमरी का बच्चा है तो उसको मैं ये थोड़ी बोल सकती हूँ कि तुम लैंग्वेज पढ़ लो या ये कर लो, तो उसको हम क्या एमएस पेंट पढ़ाएंगे, लोगोस बताएंगे, और लाइक वहां पे हमारे कंप्यूटर का क्या यूज आया कि उनके जो लेसन्स हैं उनको एक अच्छी इमेजेस के थ्रू या 3D एनिमेशन पे, उस तरीके से कोई स्टोरी है तो उसको, राइम्स हैं तो उनको उस तरीके से एक इंटरैक्टिव सेशन और वीडियोस के थ्रू उनको दिखाएंगे। तो उसमें क्या होगा, स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट क्रिएट होगा। आज मैंने एक स्टोरी बोली, बच्चे को नहीं समझ में आएगी, वो इतना इंटरेस्ट नहीं लेगा, लेकिन जब वो मैं एनिमेटेड फॉर्म में वो दिखाऊंगी, एक वीडियो दिखाऊंगी कि देखो एक चिड़िया होती है, वो ऐसे उड़ती है, ये उड़ के आई, ये पिंक सा कलर था, ऐसा माहौल था, फिर एक कोई लाइक किसी ने कुछ उसको शूट कर दिया, ये जो भी स्टोरी वॉटेवर मैं यूज रहती है उनके चैप्टर्स की, तो उसको मैं जब 3D एनिमेशन में या उसमें ब्राउज करके या गेमिंग फॉर्म में उसको बताऊंगी तो डेफिनेटली बच्चे का इंटरेस्ट आएगा। मैं उसे पेन ब्रश, लोगो डिजाइन करने को देती हूँ तो उसका इंटरेस्ट उसमें आएगा और वो उस पर वर्क करेगा, उसे पढ़ेगा, सुनेगा, एक इंटरैक्टिव सेशन रहेगा। ठीक है, तो प्राइमरी लेवल पे तो हमारा कंप्यूटर साइंस का यूज ये होता है। उसके बाद हम बात करते हैं हमारा सेकेंडरी लेवल। सेकेंडरी लेवल में क्या रहता है, उसमें हम बेसिक जो बच्चे का रहता है, एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इंटरनेट एक्सेस, ये सारी चीजें पढ़ाते हैं, उसको सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के बारे में बताते हैं, वो सारी उसको नॉलेज देते हैं, बेसिक, फॉर्ट्रन, ये सारा उसको बताया जाता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से उसको इंट्रोड्यूस कराया जाता है, समझाया जाता है,
हम उसे बड़ा बड़ा अच्छा सा डेटाबेस देते हैं कि इसे एक्सेल में इस पे फिल्टर्स लगाओ या इस पे वर्क करो या पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ले, बहुत सारी चीजें हैं जो कि हम सेकेंडरी लेवल पे बच्चों को कंप्यूटर साइंस में पढ़ाते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है हायर सेकेंडरी लेवल। हायर सेकेंडरी लेवल में हम क्या करते हैं, HTML जो कि हमारे सिलेबस में होती है, वेब पेज डिजाइन करने के काम आती है, और बच्चों का दिमाग बहुत इंटरेक्टिव चलता है तो एक बहुत अच्छी अच्छी डिजाइनिंग वो देते हैं, बहुत अच्छे वेब पेजेस बना के देते हैं, कलर कॉम्बिनेशन, पैटर्न्स, इमेजेस एंड ऑल ये वो। तो ये हम इसमें वो सिखाते हैं। C++, VB, विजुअल बेसिक्स, ये इन पे बच्चों की कमांड बनाते हैं, ये बेसिक्स उनके क्लियर करते हैं। तो हायर सेकेंडरी का जो हमारा करिकुलम या जो सिलेबस रहता है उसमें हम इन सब चीजों पे बच्चों से काम करवाते हैं या इन पे उनकी कमांड स्ट्रॉन्ग करवाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमारा नेक्स्ट स्लाइड है, जस्ट अ मिनट। द प्लेस ऑफ कंप्यूटर साइंस स्कूल करिकुलम। स्कूल करिकुलम में कंप्यूटर साइंस की क्या जगह है? देखो बहुत लंबा चौड़ा मैंने इस पे नोट लिखा हुआ है, मतलब समरी लिखी हुई है, बट इतने उस पे जाना नहीं है, मैं आपको बताती हूँ। स्कूल करिकुलम में कंप्यूटर साइंस यूजफुल है। क्यों? देखिए, अगर हम बात करते हैं कंप्यूटर साइंस विद कॉमर्स, तो आज कोई भी ट्रेडिंग कंपनी की हम बात कर ले, कोई भी ट्रेडिंग कंपनी है, बैंक है हमारे, इंश्योरेंस सेक्टर है या अकाउंट्स है, कहीं भी, तो क्या टेक्नोलॉजी के बिना काम पॉसिबल है? नहीं। आज हम ट्रेड कर रहे हैं, बैंकिंग कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो वहां पे हमारी टेक्नोलॉजी है ना। आजकल तो घर बैठ के आप पैसे ट्रांसफर कर देते हो, बैंक जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, जस्ट बिकॉज IT, अगेन IT की बात आ गई। तो कंप्यूटर साइंसेज विद क्या है, कॉमर्स। कॉमर्स के साथ भी तो हमारा कंप्यूटर साइंस काम कर रहा है ना। अब हम बात करते हैं साइंस की, तो साइंस में आप देखिए जो मेडिकल साइंस है वहां पे भी टेक्नोलॉजी काम कर रही है ना। ये MRI मशीन है, ये सारी चीजें हैं, ये क्या है, अगेन टेक्नोलॉजी बेस्ड है। MRI हो रही है, बॉडी की स्कैनिंग हो रही है, तो किससे हो रही है, AI, और यही तो चल रहे हैं ना इनमें सारी हमारी मशीन लैंग्वेज जो है, डेटा साइंस है जो वर्किंग हो रही है, इसी पे हो रही है। उसके अलावा हम फिजिक्स की बात करें तो कोई भी एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, वो हो रहा है, तो उसमें भी तो जो कोई इनोवेशंस हो रहे हैं, एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, तो उसमें भी तो टेक्नोलॉजी यूज हो रही है। ठीक है, अब हम बात करते हैं केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में भी कोई भी मेडिसिन बनती है तो वहां पे भी तो हमारी टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, कहीं ना कहीं उसके इफेक्ट्स और चीजें तो लाइक बिना टेक्नोलॉजी के तो नहीं हो रहा है ना। कोई भी जितनी भी ये फार्मा कंपनीज हैं ये भी तो टेक्नोलॉजी पे ही काम करती हैं, टेक्नोलॉजी की हेल्प लेती हैं। तो कंप्यूटर साइंस इज विद साइंस, डेफिनेटली। विद कॉमर्स तो था ही, साइंस भी है। अब हम बात करते हैं सोशल साइंस की, तो डेफिनेटली सोशल साइंस के साथ भी है, बिकॉज जो भी सोशल साइंस की हम बात करें तो कुछ भी अभी जो भी लाइक हम हिस्ट्री में बात करते हैं, हम ज्योग्राफी में बात करते हैं, आज हम ज्योग्राफी की बात करें तो टेक्नोलॉजी बेस से आप एक स्टूडेंट है वो कोई सर्वे कर रहा है तो वो पता कर सकता है ना कि इधर फॉरेस्ट एरिया है या उधर लाइक किस तरीके का है, डेजर्ट है, कैसा एरिया है, क्या है। तो क्या कर रहे हैं हम, अगेन टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं सोशल साइंस में भी, ज्योग्राफी में, हिस्ट्री में, इकोनॉमिक्स में। तो सोशल साइंस क्या हो रही है, वेदर फोरकास्टिंग। अगेन वेदर फोरकास्टिंग में किसकी जरूरत पड़ती है, टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या हो गया, इंटरटेनमेंट फील्ड में भी तो टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ रही है। 3D 2D एनिमेशन बना रहे हो, पिक्चरें बना रहे हैं, तो टेक्नोलॉजी के क्या हमारे बिना बन रही है, नहीं ना, तो हमारी फील्ड तो वहां पे भी जरूरत में आ गई। तो इस तरीके से कंप्यूटर साइंस की रिक्वायरमेंट ईच एंड एवरीवेयर है। अब एक सिंपल सा एग्जांपल, हमारा स्कूल है, हम स्कूल की बात करें तो जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन पैनल है वहां पे कंप्यूटर साइंस की जरूरत है, बिकॉज स्टूडेंट एनरोलमेंट हो गया, एडमिशन हो गया, उसका फी का डिटेल्स हो गया, सारी कुछ डिटेल्स कहाँ पे मैनेज होती है, एक्सेल में मैनेज हो रही है या किसी सॉफ्टवेयर में मैनेज हो रही है, तो टेक्नोलॉजी यूज हो रही है। एग्जामिनेशन पैनल की बात करें तो पेपर बन रहे हैं, 4 पेपर गए, एक रैंडमली सेलेक्ट हुआ, प्रिंट आउट आया, बच्चों का पेपर बन रहा है, रिजल्ट बन रहा है, तो
एग्जामिनेशन प्रैक्टिकल पैनल जो पैनल होता है, वहां पे भी क्या यूज हो रही है, हमारी टेक्नोलॉजी यूज हो रही है। तो अभी तो हम सिंपल एक स्कूल की बात कर रहे हैं, तो स्कूल के भी हर सेगमेंट में जब हमारी टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, तो फिर डेफिनेटली कंप्यूटर साइंस तो एवरीवेयर हुआ ना। तो जब कंप्यूटर साइंस एवरीवेयर है, तो स्कूल के करिकुलम में होना तो कम मस्ट है ही। स्कूल के करिकुलम में तो है ही कंप्यूटर साइंस, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट, तो ये जो इतनी लंबी चौड़ी जो मैंने ये लिखी थी ना लाइंस, तो उसको कंक्लूड करके आपको अपनी लैंग्वेज में समझा दिया। नाउ अब कंप्यूटर साइंस पेडागोजी तो पढ़ ली, लेकिन व्हाट इज, तो उसमें हम हमारे स्टूडेंट्स को पढ़ाएंगे भी तो एक सबसे सिंपल और बेसिक क्वेश्चन होता है, व्हाट इज कंप्यूटर। Computer is a device which can compute. It is an electronic device which work under a set of instruction, automatically accepts the supplied data, process and analyzes the data and produce the information. The first fully electronic computerized computers introduced in 1940s were huge machines that require team of people to operate, but nowadays we have most advanced machine which perform number of calculation within fraction of time. डेफिनेटली कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर एक मशीन है जो कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन लेता है, उसे प्रोसेस करता है और हमें आउटपुट देता है। देखो एक छोटा सा एग्जांपल बता दो, कंप्यूटर क्या है, मैंने एक ग्लास में पानी लिया, उस पानी को फ्रीजर में डाला, थोड़ी देर बाद देखा तो आइस क्यूब बन गया। क्या है ये, कंप्यूटर की वर्किंग हो गई। इनपुट प्रोसेस, इनपुट इन करा मैंने, प्रोसेस हुआ और आउटपुट आ गया, ठीक है। तो क्या था, इनपुट क्या हुआ, पानी, प्रोसेस क्या हुआ, फ्रीजर में रख दिया, और आउटपुट क्या आ गया, आइस क्यूब, ठीक है। तो इस मेथड पे हमारा कंप्यूटर वर्क करता है। हमने इनपुट करा, वो अंदर गया कंप्यूटर में, इनपुट मतलब लाइक इंसर्ट हुआ, और वो उसने इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग हमें आउटपुट दिया, और फिर वो आउटपुट हमें शो हो गया। कंप्यूटर्स में दो चीजें मेन होती है, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। हार्डवेयर वो चीजें जिनको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, कंट्रोल में होती हैं, पता होता है कि ये है, ठीक है, दैट इज हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर जो उसकी इंटरनल वर्किंग करता है, प्रोसेस करता है, ठीक है। कंप्यूटर की हम बात करें तो कंप्यूटर का जो सबसे मेन टर्म होता है दैट इज सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू जो होता है या माइक्रो प्रोसेसर जिसे कहते हैं, वो कंप्यूटर का क्या होता है, ब्रेन होता है। जैसे एक ह्यूमन बॉडी है, ब्रेन क्यों कहते हैं, क्योंकि ह्यूमन बॉडी है, मेरे हाथ भी है, पैर भी है, गला भी है, मुंह भी है, सब कुछ है, लेकिन अगर मेरा ब्रेन वर्क कर रहा है तभी तो मुझे पता है कि मुझे चलना है, इन पैरों को मेरे को एक्टिव कैसे करना है, मेरा ब्रेन वर्क करेगा, मेरा ब्रेन इंस्ट्रक्शंस देगा, तभी तो मेरे पैर मूवमेंट करेंगे, करेंगे ना। तो क्या हो रहा है, ब्रेन से ही तो पूरी बॉडी मेरी वर्क कर रही है। तो सेम है, सीपीयू जो है वो कंप्यूटर का ब्रेन है। सीपीयू के इंस्ट्रक्शन से ही पूरा कंप्यूटर सिस्टम जो रहता है वो वर्क करता है। सीपीयू हमारा तीन चीजों में डिवाइडेड होता है, सीयू कंट्रोल यूनिट, एएलयू अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, और एक मेमोरी, ठीक है। जब हम लाइक इसको, तो देखिए आप लोग तो आईटी बैकग्राउंड से हैं ही, तो ये बेसिक चीजें तो सबको पता होंगी ही, और नहीं भी पता होंगी तो हमारे और भी लेक्चर्स हैं, एफओसी के लेक्चर्स हैं, क्योंकि एफओसी भी एक सब्जेक्ट है आपके उन 12 सब्जेक्ट्स में से। तो वो एफओसी का आप लेक्चर देख लीजिएगा, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स, तो उसमें ये सारी चीजें अच्छे से ब्रीफ करी गई हैं, ठीक है। कंप्यूटर प्रोसेसिंग मेथड, इनपुट प्रोसेसिंग, आउटपुट, अगेन वाटर फ्रीजिंग, आइस क्यूब, ठीक है। ये ध्यान रखना, इस मेथड पे कंप्यूटर वर्क करता है। ये कई बार क्वेश्चन आता है, लगता है ये इतना इजी है, लेकिन ये बहुत बार क्वेश्चंस आया है, बहुत एग्जाम्स में क्वेश्चंस आए हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, कि कंप्यूटर की मेथड, वर्किंग मेथड क्या होता है। तो उसमें कई बार ये होता है इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग इनपुट आउटपुट, इस तरीके से ही बना के देते हैं, बट एग्जैक्ट जो इसका आंसर होता है इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट, ओके। प्लीज इसको अच्छे से देख लेना, क्योंकि आपके भी एमसीक्यूज आएंगे और एमसीक्यूज में ये क्वेश्चन बन सकता है डेफिनेटली। द मेथड ऑफ टीचिंग, नाउ अब हम इसके एकदम लास्ट समराइज करने पे आ रहे हैं कि द मेथड ऑफ टीचिंग।
मेथड ऑफ टीचिंग, टीचिंग के मेथड्स कौन कौन से हैं या कौन कौन से मेथड से हम टीचिंग करते हैं, ठीक है। कंप्यूटर साइंस की टीचिंग के हम कौन कौन से मेथड्स लेते हैं। पहला है लेक्चर। लेक्चर क्या है? इट्स अ वन वे मेथड। हम क्लास में गए, हमने हमारा टॉपिक पढ़ाया, बच्चों को समझाया और हम आ गए, ठीक है। इन लेक्चर हम क्या करते हैं, व्हाइट बोर्ड का, ब्लैक बोर्ड का यूज करते हैं और बच्चे को समझाते हैं, बताते हैं और अपनी चीजें, अपने नोट्स वहां पे उसको डिलीवर करके आ जाते हैं, ठीक है। द लेक्चर मेथड हैज बीन द earliest known method of instruction. Books were not available then the manuscript rare and hence lecture methods जो मैंने आपको बता दिया। हम जाते हैं, समझाते हैं, ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड का यूज करते हैं और आ जाते हैं। Demonstration method. In this method, the spoken word is supplemented with demonstration using varied aids resulting in auditory and visual learning. इसमें क्या होता है, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड में क्या होता है, टू वे कम्युनिकेशन होता है। लाइक हम कोई चीज बोल रहे हैं और वो हम स्टूडेंट से पूछ भी रहे हैं, हम सिर्फ लेक्चर डिलीवर नहीं कर रहे हैं। डेमोन्स्ट्रेशन, डेमोन्स्ट्रेट, लाइक मैंने कोई वर्ड बोला और मैं उसको एलोबरेट कर रही हूँ, एलोबरेट करके मैं स्टूडेंट्स को समझा रही हूँ या मैं उसमें क्या कर रही हूँ, लाइक कुछ एग्जाम्पल्स जोड़ रही हूँ। स्टूडेंट्स को उसमें क्या करना होता है, डेमोन्स्ट्रेशन में इन्वॉल्व करना होता है। अगेन क्या है, इट्स अ टू वे कम्युनिकेशन। Lecture is a one way communication and demonstration is a two way communication method, ठीक है। बाकी तो इसमें बहुत कुछ लिखा हुआ है, इतना हमें पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है। नाउ द नेक्स्ट इज लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन मेथड यानी मैं लेक्चर भी डिलीवर कर रही हूँ लेकिन उसमें मेरे स्टूडेंट्स को क्या कर रही हूँ, इंट्रोड्यूस भी कर रही हूँ, इन्वॉल्व भी कर रही हूँ स्टूडेंट्स को। वन वे कम्युनिकेशन रखा है क्योंकि मैं डिलीवर कर रही हूँ, लेकिन डेमोन्स्ट्रेशन भी है तो क्या हो गया, टू वे कम्युनिकेशन हो गया। कई जगह मैं सिर्फ कोई टॉपिक ऐसा है जिसको मैं सिर्फ लेक्चर डिलीवर कर दिया, मैंने टॉपिक को समझा दिया व्हाइट बोर्ड पे या ब्लैक बोर्ड पे, और बाकी कुछ जगह मैंने स्टूडेंट्स का कुछ टॉपिक्स में मैंने स्टूडेंट का इन्वॉल्वमेंट ले लिया तो वो टू वे कम्युनिकेशन बन गया। तो लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन मेथड ये इसका थर्ड टाइप होता है, ठीक है। प्रोजेक्ट मेथड, प्रोजेक्ट मेथड मैंने एक प्रोजेक्ट दे दिया आप लोगों को, स्टूडेंट्स को दे दिया कि अब आपको ये प्रोजेक्ट मिला है। फॉर एग्जांपल मैंने एक प्रोजेक्ट दे दिया कि रिजल्ट बनाना है आपको, अब आप बना के लाओ। अब आप कैसे बनाते हो, आप उसको लैंग्वेज में बनाते हो, एक्सेल में बनाते हो, उसमें कितनी फील्ड्स रखते हो, ये सब क्या हो गया, स्टूडेंट सेंटर्ड हो गया, उस पर डिपेंड हो गया। अब मुझे इसमें नहीं कुछ करना है, मैंने तो उसको प्रोजेक्ट दे दिया, वो अपने दिमाग से सोचेगा, बनाएगा। तो 40 स्टूडेंट है तो 40 तरह की मेरे को उसमें वेरिएशन और चीजें मिलेंगी और मैं उसमें क्या कर रही हूँ, हम, आप या मैं उसमें क्या कर रहे हैं, एज अ मेंटर, एज अ गाइड और एज अ इंस्ट्रक्टर बिहेव करेंगे, क्योंकि वो स्टडी क्या हो गई, प्रोजेक्ट बेस्ड स्टडी हो गई, प्रोजेक्ट बेस्ड मेथड हो गया टीचिंग का, ठीक है। एनालिटिकल मेथड, एनालिटिकल यानी एनालिसिस करना, ब्रेकिंग अप द सब्जेक्ट। किसी भी सब्जेक्ट का क्या करना है, मुझे एनालिसिस करना है, उसको ब्रेक करना है। कोई मेरा सब्जेक्ट है, कोई टॉपिक है, बहुत लैंडी है, मैं एसडीएलसी की बात करती हूँ, एसडीएलसी एक लैंडी सब टॉपिक हो गया फॉर एग्जाम्पल, तो मैंने उसको क्या करा, उसको ब्रेक कर दिया। उसको ब्रेक कर करके एक एक उसका पोर्शन, एक एक स्टूडेंट ग्रुप बनाया और ग्रुप में बांट दिया और फिर मैंने कहा तुम लोग लाइक रैंडम वैसे स्टडी करो कि तुमने एक एक ग्रुप ने उस पे पूरे नोट्स बना लिए, सब कर लिया, अब एक दूसरे को उसको बांटो, उसे शेयरिंग करो, उसको समझो, ग्रुप में समझाओ कि एक दिन आपका टास्क ग्रुप ए है, उसके पास जो टॉपिक है वो ग्रुप बी को समझाएगा, ग्रुप बी ग्रुप सी को। तो इस तरीके से क्या हो गया, उनकी ग्रुपिंग हो गई और उनका एनालिसिस और नॉलेज उनका इम्प्रूव हो गया, न्यू फैक्ट सामने आ गए, उनका जो स्पिरिट ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड क्रिटिकल रीजनिंग इज डेवलप्ड बाय दिस मेथड, इसमें ये चीज होती है, ठीक है। बट इसमें क्या है, एक चीज और अगेन मैं बताऊंगी कि सिलेबस को या टॉपिक को ब्रेक करना ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम हो जाता है कि आपको इसमें क्या है, फिर अगेन बीइंग अ फैकल्टी, if you are perfect, you have a good command on your subject, तो आप इजीली उसको विदाउट एनी कॉम्प्लेक्सिटी उसको सब्जेक्ट को, टॉपिक को ब्रेक करके अपने स्टूडेंट्स को दे सकते हैं और बाद में उनसे अच्छे से इसको मर्ज, लाइक पूरा जब डेटा कलेक्ट हो जाए, पूरा स्टडी हो जाए तो मर्ज करवा सकते हैं। Syntactic method, it is a binds different known facts into unknown, यानी आपको स्टूडेंट का रिजल्ट बनाना है,
आपको किसी कंपनी का सैलरी बनाना है, नोन फैक्ट्स हैं आपको, लेकिन अब आप उसको अनोन फैक्ट्स की तरफ लेके जाएंगे, सिंथेटिक मेथड, दैट इज सिंथेटिक मेथड। साइंटिफिक मेथड और प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, साइंटिफिक मेथड एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। मैंने कोई चीज शेयर करा, एक प्रॉब्लम शेयर करा, अब मैंने बच्चों से उसका सॉल्यूशन मांगा, ठीक है। अब हर ग्रुप मुझे उसका सॉल्यूशन देगा, उस सॉल्यूशन पे वो वर्किंग करेंगे तो नई टेक्निक्स, नई चीजें सामने आएंगी, जिससे उनका इंटरेस्ट एरिया भी बढ़ेगा, उनकी नॉलेज भी बढ़ेगी और उनकी अपने सब्जेक्ट पे कमांड भी होगी, बिकॉज वो पढ़ेंगे तभी तो वो चीजों को, नई चीजें उस पर बता पाएंगे। भाई बेसिक तो पढ़ेंगे ना, अपने आइडियाज तो तभी देंगे जब उनको बेसिक चीजें पता होंगी। अगर उनको पता होगा कि हम इफ का ऐसा, इफ की ऐसी कंडीशन लगा के इसको सॉर्ट कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए क्या है कि इफ की कंडीशन का तो कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए ना। इफ की कंडीशन पता होगी तभी तो वो उसमें कोई शॉर्टकट या कुछ इम्प्रूव करेंगे चीजों को, तो बेसिक कंसेप्ट तो क्लियर होने ही चाहिए। तो साइंटिफिक एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड भी बहुत अच्छा रहता है। सो दिस इज कंप्यूटर साइंस पेडागोजी, जो मैंने आपको अभी पढ़ाया, समझाया, पढ़ाया नहीं बिकॉज आप सब टीचिंग ही बैकग्राउंड से है। हम आप लोग ये बेसिक कंप्यूटर टीचर की जो वैकेंसी निकाली है राजस्थान गवर्नमेंट ने, जो कि मोस्ट अवेटेड वैकेंसी थी और फर्स्ट टाइम इन लाइक राजस्थान हिस्ट्री, अभी तक कोई भी कंप्यूटर टीचर नहीं थे, मतलब लाइक परमानेंट बीएड और रीट, ये तो हम सुनते आ रहे हैं कई टाइम से, मतलब कई सालों से सुनते आ रहे हैं रीट की वैकेंसी आ रही है, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड आ रहा है, बट कंप्यूटर साइंस तो कभी सब्जेक्ट रहा ही नहीं है, जो कि हाँ, अगर कहें तो कितनी अलग सी बात नहीं लगेगी, बहुत अजीब सी, कि टेक्नोलॉजी बेस्ड टाइम चल रहा है, टेक्नोलॉजी हर जगह चल रही है, इतना सब कुछ है, लेकिन इसकी वैकेंसीज ही नहीं थी। अब जाके ये वैकेंसीज आई हैं, तो लाइक मोस्ट अवेटेड वैकेंसीज हैं, आप सब लोग इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं। माय बेस्ट विशेस इज ऑल ऑफ यू। आप लोग प्लीज पेडागोजी के ये देखिए, इसके हमने एमसीक्यूज भी प्रिपेयर करे हैं कंप्यूटर साइंस पेडागोजी के, तो आपके लिए वो भी हैं, तो वो हमारे इसमें लिंक और ये सब शेयर होगा वीडियोस में, तो वीडियो के लास्ट में जाके आप उसको देखिए, लाइक करिए। अगर आपको वीडियो में कुछ भी फॉल्ट या ड्रॉबैक्स लगते हैं तो प्लीज कमेंट में आप ड्रॉप कर दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी मैं कुछ बनाती हूँ पेडागोजी का या तो मैं उसमें इम्प्रूवमेंट करूँ। और कुछ अच्छा है तो प्लीज वो भी शेयर करिएगा, तो मैं उससे मोटिवेट भी होंगी। ठीक है, thank you students, thank you so much for giving your time and attention. Thank you so much.